ऐसे बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज हैं जो हमने देखी है जो ओपन इंट्रोडक्शन रखते हैं। इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं हम एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? बिल्कुल नहीं। तो जब वो दोस्त सगा नहीं है, वो इंट्रोडक्शन लेने वाले लोग आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। 1000 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए एक्टर शो छोड़ देता है। मैं लॉकडाउन के टाइम पे लिटरली मैंने लोगों को मारा है। मुकेश अंबानी देखने में रिच लुक नहीं लगते ना, फ्रेश ही दिया है। फ्रेश दिया, आप फ्रेश को चांस देते हैं। चांस देते हैं। बहुत सारे एक्टर्स को तो मैंने देखा है जो टेलीविजन से जाके बिग बॉस करने के बाद उनको ये होता है कि नहीं मुझे टीवी नहीं करना। इन्फ्लुएंसर बहुत खास अच्छे एक्टर्स नहीं होते हैं। लक पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा, टेलीविजन में एक नॉन फेस, बड़ा नॉन फेस कितना चार्ज करता होगा आपके हिसाब से? कास्टिंग डायरेक्टर्स ठीक है खुद को कास्ट करता है। लगे रहो, हम बोलते हैं लगे रहो, तो वो कब तक लगे रहे? एक बारी आप नंबर बोल दीजिए सबने कैमराज में अपना। 7045। हेलो एंड वेलकम टू दी माया नगरी शो। मैं हूं रवि छाबड़ा और मैं हूं सिराज चौधरी। हमें आपके दोस्त और इस शो के होस्ट। तो आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो भी लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं या जो लोग अच्छे एक्टर्स हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर धनंजय पांडे। वेलकम धनंजय जी। तो धनंजय जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस बढ़िया। तो धनंजय जी, ये जैसे कि आप जानते हो हमारा शो है, ठीक है, और इसमें आपकी जर्नी, आप कैसे कास्टिंग डायरेक्टर बने, आपके लाइफ के बारे में कुछ हमको बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जर्नी की बात करें तो मैं बहुत पहले ही आ गया था, जब मैं मतलब मुझे खुद को सेंस नहीं था उस दौरान। और 21 साल आना हुआ था? ऑलमोस्ट 15 साल हो गए। 15 साल पहले। हाँ। तो जब मैं आया था तो मुझे खुद को सेंस नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं किसी की बातों में आके मैं यहाँ आ गया था, जिसका मतलब एक तरीके से विरोध अगर करें तो मेरी फैमिली ने काफ़ी किया था। बिकॉज हम एक जिस फैमिली से आते हैं, ब्राह्मण फैमिली से, और वो टिपिकल एक चीज़ें होती हैं जो घरों में होती है ना कि ब्राह्मण का लड़का है, इंडस्ट्री में जाएगा तो नाचेगा गाएगा, है ना, इस तरीके की चीज़ें थी। और यहाँ आने के बाद जिस हिसाब से मैं आया, जो चीज़ें मैं सुन के आया था या जिसके हिसाब से यहाँ पे मैं आया था कि मुझे ये करना है लाइफ में, लाइक सिंगिंग करनी है। अब सिंगर बनने मुंबई हाँ, में आए थे? भजन वगैरह गाता था मैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया था, और कुछ पर्सनल लाइफ की चीज़ें ऐसी थी जिसके वजह से पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी कि इंडस्ट्री में जाओगे तो ऐसा होगा और वैसा होगा। हम जो कह रहे हैं तुम एक उम्र आने के बाद अपना काम जो है वो करो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब लगा देते हैं, जॉब करो। पर मुझे वो करना नहीं था, बिकॉज मेरे फादर मतलब पुलिस में थे, एक अच्छे ऑफिसर से रिटायर हुए हैं। तो उनको भी ऐसा था कि हमारी जो चीज़ें, जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाओ। पर मुझे यहाँ आना था, और यहाँ आने के बाद एक्चुअल में क्या मेहनत होती है इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए, क्या कुछ नहीं करना होता है, वो मैंने लाइफ में फेस किया है। इनफैक्ट मतलब होता है ना पीजी वाली जर्नी, और एक पीजी में 12 से 14 लोग रह रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ फेमस है हाँ, ओल्ड महाड़ा। जो महाड़ा नहीं, लेकिन मैं आया तो अच्छी जगह पे रहा, क्योंकि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरी फैमिली में ऐसा था कि कुछ पैसे भी लेके आया था मैं यहाँ पे। तो पर मुझे ये पता नहीं था कि रेंट होता है ना, और पीजी होती है, आइडिया नहीं था आपको। ओके, हाँ। ओके। सो अपन उस दौरान जब आए थे तो अच्छे पैसे थे, चीज़ें थी, पर एक टाइम पे जब वो पैसे खत्म हो गए, होता ना कि एक दोस्तों में कि रेगुलर बेसिस पे खर्चे हो रहे हैं, चीज़ें हो रहे हैं, मुंबई बहुत महंगा भी मंथ है। एंड में पैसे खत्म हो गए। देन उन्होंने बोला कि रेंट, मैं बोला हमको तो पता नहीं है कि रेंट क्या होता है। बोले भाई रेंट तो देना पड़ेगा यहाँ पे रहने के लिए। अच्छा। मैं बोला अच्छा ये क्या होता है? बोले भाई हम ये सब लोग जो रहते हैं, ये किराए का घर है, इसमें मिल बांट के पैसे देना होता है, जिसे हम रेंट कहते हैं। तो मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है, पर हमारे पास तो नहीं है। बोले अगर नहीं है तो फिर आपको रहने की व्यवस्था कहीं और करनी होगी। मैं बोला कोई और सोल्यूशन होगा उसका? तो उन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ जो काम करता लड़का उसको हटा देंगे हम, आप सबके लिए खाना बनाओ, काम करो। तो मैं बोला ये भी अच्छी बात है। सो मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता था, है ना, बहुत अच्छा कुक हूँ। तो उस दौरान मेरी जो जर्नी शुरू हुई, तो मैंने लाइक होता है ना कि लोगों के घर में बर्तन मांजे और उन लोगों के लिए खाना बनाया, किचन में सोता था। आपके जो रूममेट्स थे उन लोगों के लिए आप
काम करते थे? उन लोगों के लिए मैं काम करता था, सोफे की सफाई, कैरम खेल रहे हैं तो कैरम में पाउडर डालना, उनके लिए रात को सिगरेट लेके आना, उनके लिए ड्रिंक्स लेके आना। और उसके अगेंस्ट में वो आपको रुकने के लिए जगह देते हाँ, थे? वो रहने के लिए मुझे घर दिया उन्होंने। तो उस तरीके की जो जर्नी थी मेरी, वो कम से कम ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के आसपास मेरी इस तरीके की लाइफ चलती रही। उनमें ही कुछ अच्छे लोग थे, तो उनका ऐसा कहना कि एक्टिंग में क्यों नहीं ट्राई करते, तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है। मैं बोला अब ये क्या है एक्टिंग, हमको बता दो, हमें तो पता ही नहीं है एक्टिंग क्या होती है। तो उन्होंने बताया, 1-2 ऑडिशंस भी दिए मैंने निकल के, जो कुछ भी पता नहीं था, पर उस टाइम में मैंने कुछ ऑडिशंस वगैरह दिए। और DD1 के शोज़ ज़्यादातर चलते थे, तो एक किरण रोशनी की और इस तरीके के शोज़ थे उस टाइम पे। तो मैं वहाँ पे गया तो एक कास्टिंग डायरेक्टर थे जो कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, बहुत पुराने, वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो वो मुझे टकराया, उन्होंने मुझे बोला कि तू कास्टिंग करेगा। आई वाज लाइक कास्टिंग, अब ये क्या होता है, आप बता दो मुझे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे जो सीखने के लिए मिली। सो उन्होंने बताया कि कैमरा हैंडल करना है ऐसे। तो मतलब कैमरा तो अपने, मतलब मेरे जो बड़े वाले जिया जी हैं, वो उनका स्टूडियो इन ऑल, और वो शादियों में जो कैमरेज वगैरह जाते हैं, वो सारी चीज़ें तो वो बचपन से मैंने देखा है, हैंडल किया है। तो मैं बोला ये तो मैं इजीली कर लूँगा। तो वहाँ से जस्ट जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं। कोऑर्डिनेटर से फिर धीरे धीरे कास्टिंग डायरेक्टर बने। तब फोटोज़ के ज़माने थे, पोर्टफोलियो के ज़माने थे जी। और पोर्टफोलियो के हिसाब से कास्टिंग होती थी। मतलब जो हम आज ऑडिशन में कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, है ना, वो फोटोज़ में कहते थे कि ये वाले एक्सप्रेशन दो। अगर इंस्पेक्टर हो तो अगर नेगेटिव इंस्पेक्टर है या उसका लुक है तो वैसा ही लुक आना चाहिए, है ना, वैसा ऐसा होता था। मगर बिना मूछ का अगर सरदार है, सरदार इंस्पेक्टर है, तो सरदार वाले लुक में भी वो टफ लुक आना चाहिए कि हाँ भाई सरदार जो है वो टफ होते हैं। तो वो छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखते थे। फोटोज भी एक तरह का ऑडिशन ही होता था, एक तरीके से ऑडिशन होता था। आज के टाइम में भी बहुत थीम शूट की जाती है, बहुत सारे चैनल्स ऐसा करते हैं कि वो उस तरीके की पिक्चर्स को कोलैबोरेट करते हैं एक साथ में, उस एग्रेशन के साथ, स्माइल के साथ, एक्सप्रेशंस को नोट करते हुए। और उस तरीके की जर्नी थी। साइकिल से जाते थे, फोटो दे के आते थे, तब क्रिएटिव नहीं होते थे शोज़ में, है ना, तो डायरेक्टली ही कास्टिंग हो जाती थी। सेम डे पर डे मिल जाता था, उसके कुछ परसेंटेज मिलते थे, तो अच्छी लाइफ चलती थी। और 5 रुपए में बस का किराया होता था, बैठो और जाओ और आओ। तो आप जब से आए हो तब से आप कास्टिंग में ही जुड़े हो? ओके, आपने एक्टिंग वगैरह ट्राई नहीं किया? मैंने एक्टिंग बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि ट्राई नहीं किया, मैंने किया। जैसे कि मैंने बताया शुरू में, मैंने 1-2 ऑडिशंस वगैरह दिए, उससे कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में जो शोज़ मैं ही कर रहा था, कुछ ऐसे शोज़ थे जो DD1 की ही उस टाइम की बात थी कि सपोज़ मैं गया हूँ और वहाँ पे ही मेरे ही शो का एक्टर बैकआउट हो गया हो, तो उन्होंने बोला कि एक सीन तुम ही क्यों नहीं कर लेते। बैकआउट मीन्स थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में? कि पता चला कि उस टाइम पे डेडलाइन का टाइम चलता था, फ़ोन्स नहीं होते थे और एक्टर वहाँ पे पहुँचा नहीं अपने सीन पे, है ना, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। हम फोटो दे के आए, उन्होंने वो कॉल ही नहीं उठाया, वो टाइम से अपने वहाँ पे नहीं पहुँचे और सीन उस एक्टर के चक्कर में रुका हुआ है। तो उस पॉइंट पे मैं, भाई अब क्या करें, तो दाढ़ी भी नहीं आती थी। मतलब होता ना उस टाइम पे कि मैच्योर दिखें, जितनी दाढ़ी होती है थोड़ा सा वो मस्कारा वो सारी चीज़ें करके मैच्योर बना के डॉक्टर बन गए कभी शो में। कभी इस तरीके के 2 या 3 बार इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं। सो मैंने 2 या 3 कैरेक्टर्स प्ले कर लिया आपने? हाँ, वैसे तो करके वो कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं। तो वो कास्ट जो बैकआउट करता था, वो कास्ट भी आप ही करते थे शो? हाँ जी। तो अगर वो बैकआउट करता तो आपको सुनने को मिलती थी? प्रोड्यूसर आपको सुनाता होगा? बहुत सुनाया जाता था वहाँ पे कि ये क्या है, ये क्या तरीका है, इस तरीके। मतलब मैं उस पर नहीं बोल सकता, बट सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता था। आज अगर एक्टर बैकआउट करता है तो बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलते हैं। इनफैक्ट अगर वो परफॉर्म ना कर पाए सेट पे तो होता है कि किसने कास्टिंग की है, ये क्या तरीका है, कुछ भी भेज देते हैं उठाकर, किसने किया, बुलाओ कास्टिंग डायरेक्टर को, कॉल लगाओ। मतलब अभी भी ये चीज़ें होती हैं। मतलब आज की भी मैं बात करूं तो आज भी ये चीज़ें होती हैं। सीधा डायरेक्टर वहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल पे होता है कि इससे सीन नहीं हो रहा, 2 लाइन्स नहीं बोल पा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जो एक्टर 2 दिन के लिए शूट करने के लिए जा रहा है और आप वहाँ 6 महीने से या 1 साल से शूट कर रहे हो, एकदम से किसी भी कैरेक्टर को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। है ना, वो एक्टर भी इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है। वो डॉक्टर के लिए क्यों नहीं गया है बनने के लिए, वो डॉक्टर बन के गया है आपके पास, पर उसको जेली होने में टाइम लगता है। आपके पूरे दिन के जो फुटेज होते हैं उसमें उसका 1 मिनट या 2 मिनट होगा,
वो बेचारा सुबह के 7 बजे के कॉल टाइम में 7 बजे से लेके बैठा हुआ है शाम को 7 बजे तक, है ना। 7 बजे आपने उसका सीन लगाया, बोले चलो 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 जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। अब उस पॉइंट पे पता चला 10 मिनट पहले उसको सीन मिला और वो मेंटली रेडी भी नहीं चीज़ और मेंटली कि सर मेरा क्या सीन है, मैं डॉक्टर हूँ इतना पता है, हो सकता है जाके लास्ट में इंजेक्शन लगाना हो और या फिर ये बोलना हो कि ठीक हो जाएंगे बस, मतलब जो भी दो चार लाइन्स हो, और पता चला कि वहाँ बहुत सीरियस कंडीशन है, उस चेकअप इन ऑल ये वो ट्रीटमेंट, और वहाँ पे फंबल भी अगर हो जाता है एक्टर से तो उसके लिए सुनने के लिए हमें मिलता है। तो आप जब वो फंबल कर रहा हो या वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा 24 घंटे बैठा है वहाँ पर, तो आप उस दौरान उस एक्टर की सपोर्ट लेते हो कि यार? डेफिनेटली लेता हूँ। मैं कहता हूँ क्रिएटिव्स को भी यही कहता हूँ कि हो सकता है समय आज उसका दिन खराब हो, कुछ उसके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, होती है ना। ज़रूरी नहीं है उस सुबह उठा हो उसके रूममेट से उसकी लड़ाई हो गई हो, कुछ ऐसा दिन होता है एवरीडे। कल उसने परफॉर्म किया था दूसरे शो में, है ना, तो वहाँ पे तो ऐसी शिकायत नहीं आई। जिसको मैं अगर 20 शो करा चुका हूँ, 25 शो करा चुका हूँ, तो ऐसी चीज़ें तो वहाँ से सुनने के लिए नहीं आई, पहली बार सुनने के लिए आई है। कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं उनके, मतलब होता है ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। सही बात। हम दिन में भी चेंजेस देखते हैं कि आज थर्सडे है तो कल फ्राइडे है ना, सैटरडे है, तो किसका कौन सा डे है वो श्योर नहीं है। तो आप एक्टर्स के इतने डीप माइंड में जाकर उसको सपोर्ट करते हैं कि उसके साथ ऐसा बीता होगा? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि एक्टर है तो हम है ना, अगर एक्टर ही नहीं होगा तो कास्टिंग डायरेक्टर की वैल्यू क्या है? आप बताओ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और कब से कास्टिंग डायरेक्टर हूँ? मैंने बताया 15 साल से कास्टिंग 15 साल से। मेरे अंदर क्या चेंज आया, मेरे टैग में क्या चेंज आया? कास्टिंग डायरेक्टर। मैं तो कास्टिंग डायरेक्टर ही हूँ ना, तब था अभी हूँ और आगे भी कास्टिंग डायरेक्टर ही हूँ ना, उसमें क्या चेंज आया? पर वो उसकी जर्नी में चेंज आ सकता है, थोड़ा सा अगर एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो उसकी जर्नी में चेंज आ सकता है। वो आज एक वनडे एक्टर है, फिर कंटिन्यूटी एक्टर बनेगा, फिर पैरेलल एक्टर बनेगा, फिर हो सकता है लीड एक्टर बने, लीड एक्टर से वो एक नोन एक्टर बनेगा, नोन एक्टर से सुपरस्टार भी बन सकता है, फिल्म एक्टर्स बन सकता है, वेब सीरीज का एक्टर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनकी जर्नी चेंज हो सकती है, हमारी नहीं। इसी जवाब से एक सवाल याद आया और हमारे ऑडियंस का भी यही सवाल है जी कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आपको मैसेज करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे जिनको वो मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, मैक्सिमम कास्टिंग डायरेक्टर्स उनको रिप्लाई नहीं देते, सीन करके प्रोफाइल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो एक्टर्स का क्या होगा जिन्होंने आपको इतने सारे मैसेजेस करे हैं, टेक्स्ट करे हैं या कॉल्स कर रहे हैं? हाँ, वो कितनी उम्मीदों से मतलब उनकी प्रोफाइल अगर आपको भेजते होंगे, आपने सीन भी किया होगा बट रिप्लाई नहीं मिलता, ऐसे हमें लाइव सेशन में लोग बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा ना हर कास्टिंग डायरेक्टर आज इंडस्ट्री में गिने चुने 10 प्रोडक्शन हाउस जो हैं वर्किंग हैं और 10 कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे हैं जो वर्किंग में हैं, जो कास्टिंग हेड हैं, कास्टिंग जो मेन कास्टिंग हैंडल करते हैं। मुझे दिन के 5 से 6 हज़ार के आसपास मैसेजेस आते हैं एवरी डे। ये सारे एक्टर्स होते हैं? हाँ, 5 से 6 हज़ार। अब मैं गुड मॉर्निंग के मैसेजेस के रिप्लाई तो नहीं कर सकता ना, एग्री है ना, आपकी भी पर्सनल लाइफ है। अब उसमें एक्टर कुछ उन्होंने वीडियो बनाया है, एल्बम, तो वो भी भेज दिया। अब मैं एल्बम के लाइक करने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को इतनी इमरजेंसी है? क्योंकि वो और मैसेजेस भी कैसे आते हैं, हेलो हाय कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, और बताइए कुछ हो तो बताइए। इस तरह एक एक लाइन्स के एक एक ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं। उनकी डीपी लगी होती है, पता चला कि हार्ट बना हुआ है ना। अगर मेरे पास प्रोफाइल नंबर सेव नहीं है आपका और मेरे पास प्रोफाइल आती है तो उस पर फ़ोटो किसी और का लगा हुआ है, हो सकता है दादाजी की फ़ोटो लगा रखी हो उन्होंने, दादाजी से उनका घनिष्ठ प्यार है ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, उसके लुक में कोई चीज़ है कि नहीं है? एक नाम के मैं आपका अभी नाम डालूंगा, अगर सिराज में डालता हूँ तो मैं अभी अपने फ़ोन में ऐसे 20 सिराज दिखा देता हूँ। मैं रवि डालूंगा, मैं 50 रवि दिखा सकता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रवि हैं, कौन से सिराज हैं? तो मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। बहुत सारी कास्टिंग डायरेक्टर, एक नाम होना ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कास्टिंग डायरेक्टर की। हाँ डेफिनेटली मैं बड़े कैरेक्टर्स जो हैं जब सेटअप होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, प्रोड्यूसर के सामने, क्रिएटिव्स के सामने, या जो भी चीज़ें हैं वो मुझे हैंडल करना होता है। बाकी जो सेकेंडरी कास्टिंग होती है उसके लिए मेरी पूरी टीम है ना, 2-2 3-3 लड़के हैं ऑफिस में,
वो हैंडल करते हैं, और बाकायदा उसके लिए एक नंबर दिया हुआ है प्रोडक्शन हाउस ने, मतलब मैं जो मेरे लड़के हैंडल करते हैं वो सबको ही रिप्लाई करते हैं और उससे ही कास्टिंग होती है। तो आप सजेस्ट करते हो कि ऐसे जो एक्टर्स हैं, जी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो आते हैं, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैसेज ऐसे रेगुलर बेसिस पे ना करें? नहीं, मैं ये सजेस्ट नहीं करता, आप मैसेज करिए, ठीक है। बिल्कुल भी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि असिस्टेंट से भी मिस आउट हो गया उस चीज़ को लेके, तो मैं उन्हें रिमाइंड करा देता हूँ, क्यों ये एक्टर आया था या उसका मैसेज आ रहा है, तुमने रिप्लाई नहीं किया, है ना। तो मैसेजेस करें, थोड़ा अपने आप को अपडेट करते रहे। 1 महीने बाद एक मैसेज आ गया कि भाई रिमाइंडर, हाँ, रिमाइंडर बेसिस पे। पर रेगुलर बेसिस पे जब वो एक्टर्स, ऐसा भी नहीं है, मुझे तो ये मानना है मेरा कि अगर इस इंडस्ट्री में कोई किसी को आके 6 महीने हुए हैं और कोई 1 साल से काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसने मेरे साथ काम किया होगा। ओके। या वो मुझे तो जानता होगा, उसकी प्रोफाइल मेरे पास होगी। तो हम तो लोकेशन बेसिस पे एक्टर को सर्च कर लेते हैं। हमारा सेट नायगांव है, मैं तो फ़ोन में नायगांव डालता हूँ, है ना। अच्छा। उस एज में सिर्फ नायगांव डालूंगा तो चैट में दिख जाता है कि नायगांव में कितने लोग रहने वाले हैं, तो वहाँ के एक्टर्स को विद इन अ मिनट उठाया और 4 लोगों से पूछा और भेज दिया। तो अगर वो एक्टर्स आपके प्रोडक्शन हाउस में आना चाहें, आपसे मिलना चाहें, तो मिल सकते हैं? आप मिलते हो? डेफिनेटली मैं मिलता हूँ। मैं तो कई बार ऐसा होता है कि बाई फेस मुझे नहीं जानते लोग, है ना, और मैं उन्हीं के साथ बैठा होता हूँ। वो पूछते हैं कि धनंजय जी हैं, मैं बोला वो तो नहीं है। अच्छा, वो आपके सामने कई बैठे बार हो। ऐसा हुआ है, और मैं अक्सर आज भी ऐसा करता हूँ कि मैं बैठा हुआ, मैं बोल देता हूँ कि नहीं वो तो नहीं, आप बताइए, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। तो क्या चाहिए या क्या क्या बात है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। मैं हंसी मजाक के हिसाब से थोड़ा बैठ के उन लोगों से बात भी कर लेता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुन लेता हूँ कि ऐसा चल रहा है सर, ये है वो है। तो मैं डेफिनेटली, अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं बोलता हूँ एक रेफरेंस ऑडिशन जो आपने प्रिपेयर किया है वो कर लेते हैं, या फिर आप घर जाओ, मेरी ये रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम में सबके पास रिंग लाइट्स हैं, है ना, फ़ोन्स तो ऑब्वियसली सबके पास हैं। तो वो एक रेफरेंस ऑडिशन बनाओ, आप अपना इंट्रोडक्शन बनाओ और भेज दो आप अटैच करके। ऑडिशन से याद आया, जैसे आप लोग ऑडिशंस लेते हो जी। एक्टर्स के, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज है जो हमने देखी है जो ओपन इंट्रोडक्शन रखते हैं, ठीक है। अब ये आप थोड़ा सा एलैबोरेट करो, मुझे आप बताओ कि ये ओपन इंट्रोडक्शन कितना सही है। एक एक्टर को 10 घंटे लंबी लाइनें 4 घंटे 3 घंटा लाइन में लग के वो जाते हैं, पसीने ठीक है, में पसीने में, और जाके ओपन इंट्रोडक्शन एक मेरे ख्याल से 10-15 सेकंड उतने में वो दे के आ जाते हैं। तो उससे आप लोग को क्या फ़ायदा होता है, और उसके बाद में इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं हम एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये जो ओपन इंट्रोडक्शंस होते हैं, उनके पास कोई प्रूफ है कि वो किस लिए कर रहे हैं? मैसेजेस तो ग्रुप में दिन भर चलते रहते हैं। वो सिर्फ एक डेटा इकट्ठा करते हैं, देखते हैं, एक डेटा बनाते हैं, और फिर बाद में उन लोगों को वो गुमराह करते हैं, एक्टर्स को। वो क्या करेंगे कि आपसे बोलेंगे, अरे आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आप तो फ्रेशर हो, और आपने पोर्टफोलियो तो बनाया ही नहीं अभी तक, आपका एक्टर का कार्ड ही नहीं है, एक्टर का कार्ड बनवा लो आप। यहाँ ये स्कैम है। ये जो एक्टर्स बैंगलोर, दिल्ली, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ मुंबई में, इस तरीके के एक्टर्स जो यहाँ आते हैं, किस परिश्रम से वो यहाँ आ रहे हैं, किस परेशानी से वो यहाँ आ रहे हैं, कैसे आके वो यहाँ रह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। मुंबई में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई भी नहीं है। ये हम कह देते हैं कि चलो आपस में दोस्त हो, दोस्त से 10,000 रुपये मांग के दिखा दो आप, है ना। वो लास्ट टाइम पे यही बोलेगा, अरे यार अभी ना कल ही रेंट दिया है। तो जब वो दोस्त सगा नहीं है, वो इंट्रोडक्शन लेने वाले लोग आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब जो एक्टर्स उम्मीदें लगाकर बाहर से आए हैं, लंबी लाइनों में 4-4 5-5 घंटे खड़े हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ये करते क्या है। ये क्या करते हैं, आज के टाइम में जितनी भी कंपनियां हैं ना, ये कॉल्स और वोडाफोन, एयरटेल, या मैं नाम, बहुत सारी कंपनीज हैं, इनके सिम्स मिल जाते हैं, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड आज के टाइम में ईजी हो गया है, और 100 रुपये में सिम मिल जाती हैं। उन 100 रुपये की सिम से वो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे, हमारी फलानी एजेंसी है, हम इस तरीके के आपको मतलब काम देंगे, आप लॉक हो चुके हैं, कल से आपका शूट है, आपको हम 15,000 रुपये पर डे दे रहे हैं, सिर्फ आपको 5,000 रुपये दे के एक्टर का कार्ड बनवाना है। अब आप होता है कि 15,000 रुपये पर डे मिल रहा है और 5,000 दे के कार्ड बनवाने में क्या ही है।
ऐसे अगर दिन भर में उन्होंने अगर 100 कॉल किए और 10 लोगों के साथ वो सक्सेस हो गए तो कितना हुआ? 50,000 पर डे उसने कमाया, जिसमें से वो किसी को काम नहीं देने वाले। वो सिम पे अगली बार जब आप कॉल लगाएंगे तो हो सकता है 2 दिन के यूज के हो, तीसरे दिन के बाद वो सिम बंद है, ना उनके पास कोई प्रॉपर ऑफिस है। और जब आप जाओ बात करने के लिए, लड़कियां रखी हुई हैं उन्होंने अच्छे से बात करने वाली, ऐसा लगता है कि वो लोग रिकवरी वाले लोग हैं। हाँ क्या हुआ, हाँ तो आके देख लो ना, हमारे सर ऐसे हैं, डायरेक्टर हैं, फलाना है, ये है, वो है, आप कौन हो? मतलब रिकवरी एजेंट्स की तरह वो बात करते हैं। 50,000 रुपये पर डे लेके एक सिर्फ 100 रुपये के सिम से अगर उनका काम चल रहा है तो लाखों रुपए बना रहे हैं। फिर बोलेंगे पोर्टफोलियो हम आपका शूट करवा देते हैं, बड़े बड़े जो फोटोग्राफर्स हैं उनका नाम लेंगे कि हम ऐसा, हमारा कई बार तो मेरे ही शोज के मतलब नाम पे पैसे लिए हैं। इनफैक्ट रवि हम गए हैं साथ में, है ना, रवि और हम गए हैं साथ में लॉकडाउन के टाइम पे, लिटरली मैंने लोगों को मारा है। क्या इंसिडेंट था वो बताएंगे जरा? वो इंसिडेंट ऐसा था कि मेरा शो चल रहा था इंडिया वाली माँ। हाँ, इंडिया वाली माँ फेमस, इंडिया वाली माँ काफी फेमस शो था लॉकडाउन के टाइम पे, और मैडम सर बहुत फेमस शो था, बहुत फेमस शो था। तो उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपए आप दे दीजिए, आपका इसमें हो गया है 8,000 रुपये पर डे। और मैं वर्कआउट कर रहा था, हम रवि साथ में ही थे, जिम में वर्कआउट कर रहा था। मैंने रवि को दिखाया, मैं बोला ये ऐसा ऐसा मैसेज आया है मेरे शो के नाम पे, तुम एक बार मैसेज करो कि हाय मैं भी एक्टर हूँ और मेरा कुछ वैसा हो सकता है क्या कहीं। तो उसने बोला तुरंत ही 10 मिनट के बाद इनका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, हाँ, 10 मिनट में पोर्टफोलियो पे इनके पिक्चर्स पे इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने बोला कि मेरे एक भाई भी हैं, उनको भी काम की ज़रूरत है, और इस शो में अगर आप करा दोगे तो वो भी 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो बोले कल मीटिंग कर लेते हैं। हम गए इन्फिनिटी मॉल में, बैठे हुए थे, हम मीटिंग कर रहे थे। वो बंदा मास्क लगा के बैठा हुआ था, अब मैं फ़ोन ऐसे हाथ में लेके और मैं कैमरा चालू करके ऐसे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर तक बात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, हमने तो बहुत सारे लोगों का कराया है, और ये जो चीज़ें होती है ना, ये कास्टिंग डायरेक्टर, बहुत देर तक उसने कम से कम 40-45 मिनट्स तक मेरा दिमाग चाटा, और वो आपको पहचाने भी नहीं। फिर तो इन्हीं के शो की कास्टिंग कर रहे हैं। ये बोले ये छोटे लेवल की सेटिंग नहीं होती, हमारी बहुत बड़े लेवल की सेटिंग होती है। वैसे तो हम इसमें से क्रिएटिव डायरेक्टर तक की सेटिंग होती है हमारी, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट होता है। अच्छा। ये जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, तो एक्टर को कास्ट करके भेज देते हैं, लेकिन मेन काम कौन करता है? क्रिएटिव करता है। मैंने बोला हाँ बात तो सही है। बोले क्रिएटिव के साथ हमारी सेटिंग है। बोले इंडिया वाली माँ में? बोले इंडिया वाली माँ में तो क्रिएटिव के साथ भी सेटिंग है और कास्टिंग डायरेक्टर के साथ भी सेटिंग है। और कास्टिंग डायरेक्टर आप हो? हाँ, उस शो का कास्टिंग डायरेक्टर मैं हूँ, और उसको नहीं पता कि मेरे सामने कास्टिंग डायरेक्टर ही बैठा है। मेरे सामने कास्टिंग डायरेक्टर बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा वहाँ तो कास्टिंग डायरेक्टर कुछ धनंजय पांडे? बोले हाँ वो मिलेंगे ना आपको सेट पे, उसमें उनका भी कट होता है। मतलब आपका कट होता है और आप ही को बोल रहा है? तो मैं बोला अच्छा। मैंने कैमरा उठाया, मैंने रवि को बोला आप ये कैमरा पकड़ो। मैं बोला ये कब से चल रहा है तुम्हारा? बोले मैं समझा नहीं। बोला मास्क हटा। मास्क हटाया, पूरे इन्फिनिटी में घुमा के उस इंसान को मारते हुए मैं अपने प्रोडक्शन हाउस लेके गया। अच्छा, जय प्रोडक्शन, उसको ऑटो में बिठा के मैं प्रोडक्शन हाउस लेके गया। उसके नाम से मैंने जय सर के सामने उस लड़के को बिठाया। लड़का नहीं था, अराउंड 45 के आसपास का वो एक आदमी था, और उसको सर के सामने बिठाया। बोला सर ऐसा ऐसा है शो के नाम पे, उसमें हमारा नाम खराब होता है, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम खराब होता है। मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी थे वहाँ पे, सब लोग आए, उन्होंने बोला क्या हुआ? मैं बोला ऐसा ऐसा मैटर है। तो प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस से एक लेटर लेके मैंने जाके उसके नाम से FIR किया, उसको जेल करवाया। तो वो भी कास्टिंग डायरेक्टर थे या फिर कैसा था उनका? वो फेक था बंदा। वो फेक? अच्छा, ऐसे रैंडमली किसी को भी मैसेज कर रहे हैं? डेटा इकट्ठा करने वाली मैं बात कर रहा हूँ। ओके। ये डेटा इकट्ठा करके उसने क्या किया, वो अगर पैसे ले लेता आपसे 5 लाख रुपए, एक सिम तोड़ के फेंक देता, उसके बाद वो गायब हो जाता। फिर उसके बाद बहुत सारी लड़कियों ने मुझे DM किया कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये लड़कियां भी सप्लाई करता है लोगों को। सर अच्छा हुआ आपने बताया, इसको मारा। तो इस तरीके की फेक चीजें होती रहती हैं। तो मेरा ये मानना है, आप एक बात बताओ, हम एक्टर को कन्विंस करते हैं कि आप 5,000 में काम कर लो, 4,000 में काम कर लो, एक मिनिमम अमाउंट है 3,000 रुपीज, हम उस पे काम कर लो। लोग नहीं मानते हैं। सर नयगांव है, जो नयगांव में रहते हैं, सर ये फिल्म सिटी है ना,
आप किसी से उल्टा पैसे ले रहे हो, है ना? ऐसी चीजें होती हैं क्या इंडस्ट्री में? आप पैसे दे रहे हैं के लिए, 1000 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए एक्टर शो छोड़ देता है। अच्छा, कि मेरी मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी, कि मैंने ये प्रोजेक्ट, लास्ट प्रोजेक्ट अगर मैंने 10,000 में किया है, 10,000 रुपए में किया है, तो मैं 9,000 में क्यों करूं? आप उल्टा कह रहे, हमें फाइट करनी पड़ती है प्रोड्यूसर के सामने। उन्होंने बोला कि 8,000 बजट है तो 8,000 ही बजट है, और आप सामने वाले को लिख के दे रहे हो 15,000 रुपये बजट है। ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लोग भाग भाग के आए हैं यहाँ बॉम्बे में। अरे बाप रे। मतलब कि मुझे काम मिल गया, सिलेक्शन हो गया। एक इंसिडेंट हुआ था मेरे पास, लड़की शादी छोड़ के आई थी अपना, कि मेरा क्या बात कर रहे हो? भाभी जी घर में सिलेक्शन हो गया सर, ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट भेजा, उसने दिखाया मुझे कि ये एग्रीमेंट है, 8,000 पर डे, भाभी जी घर में मेरा सिलेक्शन हो गया, 50,000 रुपये लिए हैं मेरे से, 50,000 रुपये और मांग रहा है बंदा मीटिंग के लिए, और जब से आई हूँ तब से उसका नंबर बंद है। और उसने 50,000 दे दिया। उस लड़की को बहुत समझाया मैंने चीज़ों की, उसको मैं बोरीवली, मैं और दर्पण श्रीवास्तव ले जाके हम छोड़ के आए। कहाँ से आई थी वो? यूपी से कहीं मेरठ साइड की लड़की थी। वो अपनी शादी छोड़ के आई थी, लिटरली उससे कार्ड छपे हुए शादी छोड़ के आई थी यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद वो बंदा उसका कॉल नहीं उठा रहा। ओहो। ऐसे ही कितने हिंदुस्तान में लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं कि हमको पैसे देने से शायद काम मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ। और शायद मैं जितने टाइम से अगर काम कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो शायद मैं करोड़पति होता। मेरे से ज़्यादा तो पैसा किसी के पास होता ही नहीं। तो आप बोल रहे हो, हाँ, तो आप बोल रहे हो कि पैसे देके काम कभी नहीं मिला है, नहीं होता, ना मिल सकता है, ना कभी जीवन में मिलेगा आपको। ओके। आपका टैलेंट है ना, तो आपको काम मिलेगा। इसी पर एक सवाल था मेरा, क्या सिर्फ टैलेंट पर काम मिलता है? सिर्फ टैलेंट पर, या लुक्स भी मायने रखती हैं? कि या लुक्स लुक मायने रखती टेलीविजन में मैंने सुना है ऐसा कि लुक्स को टैलेंट से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको काम नहीं मिलेगा। जिसका मैंने एग्जांपल में देखूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, और कार्तिक आर्यन, मैंने अपनी आंखों से उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। कुछ लोगों के ऑडिशंस भी किए हैं जो आज स्टार बन गए, जो फिल्म स्टार बने, आपने ऑडिशन किए? कार्तिक आर्यन से लेके, मतलब ऐसे बड़े से बड़े एक्टर्स हैं जो स्टार बन गए। मैंने लुक डेफिनेटली मैटर करता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम रोड से किसी एक्टर को उठा लाए, अच्छा, और उसको सिखाया क्योंकि वो लुक में फिट है। धनंजय भाई, लुक का डेफिनेशन क्या है? देखो, एक होता है कि कैरेक्टर का लुक, एक होता है हम लोग बहुत इलेबोरेट करते हैं ना, रिच लुक है ना। हम लोग बहुत टेलीविजन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, एक बंदा ऑडिशन दे रहा है तो उसको रिच लुक। ये रिच लुक का डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? क्या होता है ना, फेस के फीचर्स होते हैं, फी होती है ना। बहुत सारे लोग यूं ही कास्टिंग हो कि अरे डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर भेज दो, पुलिस वाला चाहिए तो पुलिस वाला भेज दो, है ना। हीरो चाहिए तो ये तो हीरो लगता ही है। जैसे गांव में बोल देते हैं अरे तुम तो हीरो दिखते हो, क्यों नहीं जाते हीरो बन जाते टेलीविजन में, फिल्म स्टार क्यों नहीं बन जाते। और उनके पोक करने पे, बार बार उंगली करने पे वो इंसान यहाँ आ जाता है और हीरो की फिराक में लगा हुआ है, उसके 2 साल बर्बाद हो गए, है ना। तो फीचर्स होता है, बैकग्राउंड होता है, लिंगो होता है, एक लैंग्वेज होती है कि शो कहाँ पे बेस्ड है, वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं। अच्छा, ठीक है। माइथो शो है तो एक डिवाइन चेहरा होता है इंसान का, है ना, कि आप खूबसूरत दिखते हो, बड़ी बड़ी आंखें, डिवाइन फेस, माथा, आंखें। बंगाली फेसेस में वो आंखें देखने मिलती हैं, है ना। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हो। वो होता है ना कि फेस वैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, आप मराठी बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो गोरे लोग यहाँ नहीं है क्या? आप जितने ब्राह्मण कम्युनिटी देखेंगे, मराठी के ब्राह्मण लोग जितने भी देखेंगे, आप फेस की बात कर रहे हैं, वो सारे फेयर मिलेंगे आपको। धनंजय जी, आपने जो रिच लुक की डेफिनेशन दी, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जी हमारे इंडिया में सबसे अमीर वही हैं। अगर वो अमीर नहीं होते और वो आपके पास ऑडिशन के लिए आते, तो उनके फेस स्ट्रक्चर से आप बता सकते थे कि यार इसको हम रिच लुक में कास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मुकेश अंबानी जी तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन रिच लुक वाली बात अलग हो जाती है ना। रिच लुक में और बिजनेसमैन है, डेफिनेशन ही अलग हो जाता है। वो बिजनेसमैन है, हम कॉर्पोरेट किसी भी तरीके का बिजनेसमैन हो सकता है ना। आप अगर बिजनेसमैन की बात करेंगे तो बिजनेसमैन अलग अलग
मैं भी बिजनेसमैन हूँ, आप भी बिजनेसमैन है, हर कुछ अलग अलग बिजनेस करता है इंसान, तो मैं उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए चीज़ों को कास्ट करूँगा ना। वो लुक, रिच लुक में जाते हैं, मुकेश अंबानी देखने में रिच लुक नहीं लगते ना, वो नॉर्मल आज के टाइम में रोड पे निकल जाएं, अगर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं उनको, नहीं जानते, अगर वो रोड पे निकल जाएंगे तो कोई देख के ही नहीं बोलेगा कि ये रिच आदमी है। अच्छा, तो रिच लुक की डेफिनेशन क्या हुई, मतलब रिच लुक इन द सेंस कि मैं अगर बात करूं कि कोई बहुत बड़ा एक हीरो है हमारे शो का, ठीक है, बताया है कि बहुत बड़ा एम्पायर है उनका, और पैसे दौलत शोहरत बहुत ज़्यादा है, बिगड़ैल औलाद है ना, वो 10 गाड़ियों से चलता है, 10 गाड़ियाँ उसके आगे पीछे चलती हैं, दुनिया की सबसे मतलब होता है ना क्लासिक कार्स हैं उसके पास में, उस लेवल की अगर बात करें तो उसकी ड्रेसिंग स्टाइल भी वैसी ही है। तो वो जो ट्रेंड चल रहा होता है वो ट्रेंड को हम पकड़ लेते हैं, उसके लिए डिज़ाइनर जो होते हैं कि आज का ट्रेंड क्या चल रहा है, आज के टाइम में जो हीरो होगा उसको कैसे मतलब वो लुक दिया जाएगा। चैनल आज के टाइम में 20 से 25 लुक टेस्ट करता है पर डे के, है ना, तो जाके 100-150 लुक टेस्ट में से 2 से 4 कॉस्ट्यूम डिसाइड हो पाते हैं। वो चीज़ें हम भी डिफाइन कर सकते हैं। मॉल्स जाएं, मॉल्स में उस ट्रेंड को देखें, भाई जितने भी ब्रांड्स हैं वो जाके वही काम करते हैं, आपको 100-150-200 लोग मिल जाएंगे जिसमें आपको देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बंदा रिच है। पर धनंजय भाई, हम लोग ने एक चीज़ देखी है टेलीविज़न में स्पेशली, कि अगर हमारी जब कास्टिंग बिजनेस की भी हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग रिच लुक वाले फीचर्स के कैरेक्टर्स ही हम लोग कास्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई रैंडम ऐसे जैसे अंबानी जी का इन्होंने बताया, ठीक है, वैसे कोई कैरेक्टर को हम लोग कास्ट नहीं करते। तो ये जो डेफिनेशन है ये प्रोडक्शन हाउस ने पहले से बना रखी है, आप लोग ने बना रखी है कि बिजनेसमैन होगा तो वो ऐसे ही दिखेगा। देखिए क्या होता है ना, सबके मन में एक चीज़ फिक्स होती है कि पापा ऐसे दिखते हैं, राइट, है ना, मम्मी ऐसी दिखेगी, राइट, और यहाँ की मम्मी है तो वो ऐसी दिखेगी, और यहाँ की बहन है तो वो ऐसी दिखेगी, राइट, है ना। तो हमें वो कैरेक्टर स्केच बताया जाता है शुरू में, जब प्रोड्यूसर्स राइटर्स बैठ के जब आपको ब्रीफ करते हैं तो वो हमें फेसेस के बारे में बताते हैं कि हमारी जो माँ होगी वो एकदम लवेबल और ना देख के ममता मई माँ, है ना, वैसी मदर होनी चाहिए। सो सबकी माँ ऑब्वियसली ममता मई होती है, अपने औलाद के लिए हर माँ अच्छी होती है। सो हमें वो टिपिकल कुछ कैरेक्टर्स पकड़ने होते हैं कि अरे वो मैम है ना, वो फलाना वो शो किया था उसमें उन्होंने ममता मई कैरेक्टर किया था, अगर वो फ्री होंगी तो प्रोटोटाइप्स अगर हम पकड़ें तो वैसा पकड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमें हर कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि माँ को घुमा फिरा के अगर रिच भी दिखाओगे तो वो साड़ी में ही आने वाली है ना, या फिर अगर वो बिजनेस वूमेन है, वो अदर कैटेगरी की मदर है तो वो हो सकता है कि कुछ अलग पहनेगी, है ना, सूट सलवार पहनती हो या ब्लेजर पहनती हो। वो जमाई राजा की बात कर लें तो उसमें अर्चिन जी को बहुत रिच दिखाया था, और वो साड़ी भी पहनती थी, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि उनके फेस पे वो रिचनेस है, उस कैरेक्टर को उन्होंने उस लेवल पे निभाया है, परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको इतना अच्छे से उन्होंने किया, जिस वजह से वो कैरेक्टर डीडी का कैरेक्टर बना, इतना बड़ा कैरेक्टर, रिच कैरेक्टर बना हो। तो डिपेंड करता है कि उस कैरेक्टर में आप फिट हो कि नहीं हो। एक चीज़ मेरे मन में सवाल आया, जब आप लुक टेस्ट लेते हो हीरो का, आपने 10 लुक टेस्ट लिए, तो एक की लुक बहुत अच्छी फिट बैठ रही है उस कैरेक्टर में, और दूसरा परफॉर्म ज़्यादा अच्छा कर रहा है बट उसकी एक पॉइंट नीचे हो गई लुक के वजह से, तो आप किसको कास्ट करते हो, जिसका लुक बैठ गया या जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी? मैं दोनों को ऑप्शंस में रखूँगा पहले तो, और उनकी क्वालिटी बता देगी वहाँ पे। एक होता है ना जिसने परफॉर्मेंस किया वो मेरे बजट में नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सेमी नोन तो बंदा होगा ही, है ना। तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दूंगा जो लुक में बहुत ज़्यादा बैठ रहा है और वो थोड़ा कम एक्टर है, मतलब होता है ना वीक एक्टर, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे थोड़ा सा और निखार दें, थोड़ा वर्कशॉप वगैरह कराएं, और हमारे बजट में बैठ रहा है तो हम उसे लॉन्च करें, है ना। मैंने यही किया है आज तक। मैं 9 साल से जय प्रोडक्शन में काम कर रहा हूँ। 9 साल में 99% हमारे शो में से कोई ना कोई लॉन्च ही हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि फ्रेश ही दिया है। अच्छा, फ्रेश दिया, आप फ्रेश को चांस देते हैं? चांस देते हैं। सो बेसिकली अगर मेरे लुक में बैठ रहा है थोड़ा 19-20 है तो वो तो मैनेज किया जा सकता है। उसके लिए पूरी टीम बैठी हुई, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो एग्री हैं जब सिखाने के लिए, जब वो वर्कशॉप देने के लिए तैयार हैं। 1.5 महीने 2 महीने डायरेक्टर के साथ वर्कशॉप करा रहे हैं, है ना।
सो बात करें डोरी, अभी मेरा शो चल रहा था, हमारी जो डोरी थी उसने कुछ भी नहीं किया था, फ्रेशर थी, पहला शो था उसका, पहला शो था उसका, मतलब एक दिन का एक वनडे किया था उसने, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था, नहीं हो गया है ना, फ्रेश। उसकी मॉम ने बोला मेरी बेटी से नहीं हो पाएगा, ओह हाँ, सर नहीं कर पाएगी मेरी बच्ची, बोला कर पाएगी, मैं सिखाऊंगा, वो शो मैं कराऊंगा। टीआरपी में अच्छा जा रहा है वो शो, हाँ, नंबर 1 शो कलर्स नंबर का, वन शो है। क्या बात है ना। सो उस बच्ची को डायरेक्टर ने सिखाया, वर्कशॉप हुआ, मतलब वो बच्ची देख के हमारे जो अमर उपाध्याय जो उसमें थे उनको देख के बोलती है इनको भूत आता है, उसको सेंस नहीं है, उसने उनकी फिल्म देखी थी भूल भुलैया, में उनके अंदर भूत आता है, सो उसको देख के वो बोलती है इनके अंदर भूत आता है, इस अंकल के साथ तो मैं परफॉर्म ही नहीं करूंगी, क्या बात है ना। सो कहीं ना कहीं इसका आंसर यही है कि अगर थोड़ा 19-20 है और वो मेरे लुक में ज़्यादा बैठ रहा है ज़्यादा बेटर तो है। हम उसके साथ जाएंगे। तो अच्छा एक चीज़ और पूछनी थी, क्या आप कास्टिंग सोशल मीडिया के फॉलोअर्स देख के भी करते हैं? क्योंकि अभी मैंने एक बहुत बड़ा एक पॉडकास्ट देखा था, इंटरव्यू देखा था, किसी बहुत बड़े स्टार ने बोला है, मैंने उनका नाम भी बता देता हूँ, अली फैजल ने। वो बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर बैठा हूँ और दूसरे कमरे में कास्टिंग डायरेक्टर के एक एक्टर को समझा रहा है, भाई साहब मैं आपको लेना चाहता हूँ, हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके नंबर्स बहुत कम है, फॉलोअर्स बहुत कम है। वो कह रहे हैं कि हमने सुना ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में एक्टर्स पर भारी पड़ रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन्फ्लुएंसर होना अच्छी बात है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप बनिए, आप अपने आप को प्रमोट भी जी। कीजिए, उससे आप अपने शहर से निकल के एक सपनों की नगरी तक पहुंच रहे हैं, बिकॉज आप इन्फ्लुएंसर है, ठीक है जी। आप घर में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, हाँ। आप पॉपुलर हो रहे हैं, जहाँ तक आप आ नहीं सकते अब वहाँ तक आपके वीडियोस पहुँच जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जहाँ से आपके चांसेस 50-60% जो आपकी मेहनत है, वो जो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रगल आपका कम हो गया, स्ट्रगल कम हो गया, वो वीडियोस मेरे तक भी आ रहे हैं, आपके तक आ गए, अच्छा, ठीक है, तो मैं आपको फाइंड आउट कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा उसका कास्टिंग में कोई लेना देना नहीं है। मैं टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं, क्योंकि फिल्म में तो उन्होंने बोला है हाँ। कि मैंने सुना है दूसरे मैं टेलीविजन का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इतना पता है कि मैंने आज तक कभी भी कोई कास्टिंग फॉलोवर देख के नहीं की है। मतलब ये एक्टर्स के लिए एक अच्छी बात है, बिल्कुल भी, मतलब आप कर रहे हैं उससे सर्वाइव, आजकल सोशल मीडिया से पैसे अच्छे मिल जाते पैसे हैं, अच्छे मिल जाते हैं, सर्वाइव आप अच्छे से कर सकते हो बॉम्बे में, वो बहुत ज़रूरी है, आप करें वो चीज़। हो सकता है टेलीविज़न आप कर रहे हैं, हो सकता है फिल्म में आपको चांस मिल जाए अगर वो लोग वैसी चीज़ें देखते हैं तो, पर टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता। टेलीविजन में आप जैसे इससे जुड़ता हुआ एक सवाल है कि हमने देखा है कि बिग बॉस में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग को चांस मिल रहा है। अब वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बिग बॉस करते हैं, और करने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनको टेलीविज़न मिलता है, टेलीविज़न ऑफर होता है, तो ये कितना जस्टिफाई कर रहा है इस चीज़ को? बात करें बिग बॉस के जितने भी एक्टर्स की, शायद ही 2 या 3 एक्टर्स होंगे जो काम कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में। एक अंकित गुप्ता, उन्हीं के साथ कोई दूसरा लड़का भी था, गौतम विक, हाँ, है ना। ये 2 लोगों के अलावा तो मुझे लास्ट सीजन में कोई काम करता हुआ भी नहीं दिख रहा। अभी तीसरा एक शो आया है कलर्स की, नील तो खैर टेलीविजन से ही तो नहीं, बट टेलीविजन वाले काफी ऑफर करते हैं उनको, उनके पास जाते हैं, जितना हम सुनते हैं। वो हो सकता है नील ने काफी हिट शो किया है और वो टेलीविजन से जाके टेलीविजन ही कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रही बात आप इन्फ्लुएंसर की, वो जाने के बाद कहाँ टेलीविजन में दिख रहे हैं, मुझे तो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं दिखा अभी तक जो टीवी में हो। काफी अप्रोचेस आते हैं, पॉपुलर्स हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो बिग बॉस में गया था, मतलब वो एटीट्यूड चढ़ जाता है ना। और फिर उसके बाद टेलीविजन, बहुत सारे एक्टर्स को तो मैंने देखा है जो टेलीविजन से जाके बिग बॉस करने के बाद उनको ये होता है कि नहीं मुझे टीवी नहीं करना, टीवी नहीं करना, ऐसे बोलते हैं, है ना। और अगर करना भी है तो भाई मैं 1.5 लाख रुपए पर डे देख रहा हूँ। 1.5 लाख पर डे, 1.5 लाख रुपए पर डे, पता है तुमको जीरो पता है कितने होते हैं 1.5 लाख रुपए पर डे में? तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और वो ऊपर से कुछ उनके नाम, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे फेम रहा है या चीज़ें हैं, उनका कैरेक्टर अगर वहाँ अच्छा दर्शाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अच्छा किया है ना, कि लाइक वो हमें हीरो की रिक्वायरमेंट है और वो हीरो जैसे ही प्रेजेंट हुए हैं वहाँ पर, है। तो डेफिनेटली मैं भी चाहूँगा कि यार इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, क्यों ना इसको अपने बजट में बिठा के कास्ट कर लिया जाए। प्लस वो एक्टर भी होने चाहिए, प्लस वो एक्टर भी होना चाहिए। सो जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, इन्फ्लुएंसर
बहुत खास अच्छे एक्टर्स नहीं होते हैं। 2 लाइन बोलना, राइम करना और लाइंस के साथ में वो समझ में आता है ना। पर आप जब कैमरे के सामने आते हो तो अच्छे अच्छे नून एक्टर्स पसीने छोड़ देते हैं। सीने छोड़ देते हैं। स्क्रिप्ट याद करके। नहीं, क्या बिग बॉस से आने के बाद कई एक्टर्स का करियर तबाह भी हो सकता है, ऐसा भी होता है? अभी तक तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स का कैरेक्टर खत्म ही हो गया बिग बॉस से आने के बाद। हाँ, वो रियलिटी शोज ही करते हैं। वो रियलिटी शो है गिने चुने 3-4 गिने चुने शोज हैं। हाँ। और टेलीविजन में उन्हें जो बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड हो जाते हैं पैसे की, तो वो आते नहीं हैं। नहीं आते। वहाँ 8 घंटे की शूटिंग हो जाती होगी 10 घंटे की, यहाँ 12 घंटे शूट करना पड़ता है। यहाँ रोज़ डेली जाना पड़ेगा आपको, परफॉर्म करना पड़ेगा। 9 to 9 की शिफ्ट होती है तो उसमें भी जाना है आपको। वो 12 घंटे 13 घंटे शूटिंग भी करनी है। तो एक होता है ना रईसी जिसको बोलते हैं, वो रईसी चढ़ जाती है उन लोगों को। और मेरा यही मानना है कि बिग बॉस इन ऑल एक फेम वाली चीज़ अलग है। इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी हैं वो बिग बॉस में जा रहे हैं। आज के टाइम में फेक फॉलोअर्स मिल जाते हैं। आपको लाइव जाना है तो आपको लाइव में लोग फेक चाहिए वो मिल जाते हैं, है ना। आपको लाइक्स फेक चाहिए, वो लाइक्स फेक मिल जाती है। तो मुझे नहीं पता है बिग बॉस में किस तरीके की चीज़ें देख के उनको लेके आया जाता है ना, किस लेवल के इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। मैंने तो सीरियसली बोलूं, जो लास्ट के कुछ विनर्स रहे हैं मैंने तो नाम भी नहीं सुने। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने तो नाम भी नहीं सुने कि भाई ये अच्छा हाँ, मेरे असिस्टेंट ने बताया भाई ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है, भाई ये बहुत बड़ा रैपर है। मैंने रैपर, अरे इसके आपके गाने नहीं सुने आपने, ये ऐसा। फिर बाद में उनके गाने हाइप ले रहे हैं, है ना। उससे पहले नहीं थे। उससे पहले हमने भी नहीं सुने कि कौन आ रहा है। आप लोगों तो मतलब ये है ना कि आप तो बॉम्बे में इंडस्ट्री में रह के आप लोगों को नहीं पता कि ये बंदे कौन थे, और एकदम से कोई ऐसा बंदा आता है। और वो उससे इससे पहले कोई अब्दू को जानता था क्या? नहीं जानता। आप मुझे बताइए, एक अब्दू करके एक लड़का आया था छोटा। आप इंडिया में कोई जानता था क्या? नहीं, उनका नाम तो पता नहीं था। कभी वीडियो में देखा होगा तो देखा होगा। कभी ऐसी रील्स आ गई हो तो कितने शॉर्ट हाइटेड लोगों को हमने देख लिया है। अभी उनको मैंने एक टीवी सीरियल में आते हुए देखा था, अब्दू को। हाँ, मेरा ही शो था। वो आपका शो था? हाँ। तो कितना पैसा लिया उसने आने का? वो कमर्शियल टीम डायरेक्टली बात करती है उन लोगों से। अंदाजा? मुझे अंदाजा तो नहीं हो, कम से कम 8 से 9 लाख रुपए तो लिए होंगे। और आने का रीज़न, मतलब उसको लाने का रीज़न क्या होता है कि बच्चों उसमें कुछ बच्चों के ही चीज़ें थी, है ना। तो बच्चों से होता है ना कि आज के टाइम में जैसे बोले क्रिसमस पे आप मेरे वो बन के आए हो, क्रिसमस सैंटा बन के आए हो। मतलब उन्होंने आने के बाद इतनी अपनी इमेज बना ली है कि वो इतना पैसा चार्ज कर सकते हैं। हाँ, अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो वो जिस कंट्री से आते हैं उनके लिए वो पैसा यहाँ बहुत कम अमाउंट है ना। वो पैसा डबल हो जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ देखें तो वो बहुत कम है। हम वहाँ से अगर वो पैसे लेके आते तो अपने यहाँ वो पैसे डबल हो जाते। यहाँ अगर उन्होंने 5 लाख रुपए लिए होंगे तो वो उनके पास के हिसाब से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख रुपए है। अच्छा, टेलीविजन में एक नॉन फेस, बड़ा नॉन फेस कितना चार्ज करता होगा आपके हिसाब से? मैंने टेलीविजन के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से 3.5 4 लाख रुपए तक के एक्टर्स देखे पर डे के। मतलब अगर 20 दिन महीने में शूट लगा तो 70 लाख रुपए से ऊपर, 70-80 लाख रुपए। हाँ, तो उनकी कमिटमेंट भी यही होती है कि 20 दिन से ज़्यादा वो देंगे भी नहीं। मतलब आप रेडियो देने के लिए वो कमिटमेंट करते हैं। मतलब 70-80 लाख रुपए मंथली अगर वो कमाते हैं तो मतलब एक साल उन्होंने शो कर लिया तो वो तो 7-8 करोड़ के आसपास हो जाता है साल का। मतलब टेलीविजन में इतनी कमाई है। मैं कह रहा हूँ फिल्म, वेब सीरीज, इन सबसे ज़्यादा अगर कहीं ज़्यादा पैसा है तो वो टेलीविज़न में। मैं कह रहा हूँ आप 10,000 पर डे कमाते हो, है ना, और महीने के आप 28 दिन काम कर रहे हो, है ना, तो आप 2,80,000 रुपये कमाते हो मंथली। साल का 25-30 लाख रुपये बनाते है ना। आप कोई फिल्म करने जाते हो, आपने पूरी फिल्म एक 8 महीने में शूट होती होगी, 6 महीने में शूट होती है, 6 महीना मैक्स, और आपको पूरे साल में एक फिल्म मिली। मैं कह रहा हूँ आपको 15 दिन का काम मिला वहाँ पे। 15 दिन का काम है, यानी आपने वहाँ 5 मिनट का स्क्रीन प्रेजेंस ले लिया, क्योंकि 21, 22, 23 मिनट की मतलब स्टार जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनको स्क्रीन प्रेजेंस मिलता है। क्योंकि अगर 1.5 घंटे की, पौने 2 घंटे की फिल्म है तो 20 मिनट बाहर के लोगों का है, बाकी सब तो आपके हीरो हीरोइन और बाकी का ड्रामा लेके जाता है। तो आपने पूरे 6 महीने 8 महीने में 20,000 पर डे के हिसाब से 15 दिन शूट किया, तो आपने वहाँ कितना कमाया? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए।
और मैं कह रहा हूँ डबल कर दिया अपन ने 6 लाख साल 6 लाख रुपए। और यहाँ पे अगर आप मैं बात करूँ 2,80,000 के हिसाब से अगर 1 साल आपने काम किया तो कितना पैसा कमाया आपने? तो यहाँ पैसा, फेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हाँ भाई बताता हूँ, आता हूँ, है ना, ये चीज़ें भी हैं। जिनको काम मिल रहा है उनको रिस्पेक्ट नहीं है, और जिनको मिल रहा है ना, जिनको नहीं मिल रहा है हाँ, उनको रिस्पेक्ट होगा। उनको रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, ये आपने सही बोला। तो धनंजय जी, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि आपने किसी ऐसे एक्टर को कास्ट किया है जो बिग बॉस में गया हो बाद में, और बिग बॉस से आने के बाद उसने अपना पर डे डबल ट्रिपल बोल दिया हो? हमने कोशिश की है वैसे वहाँ से आने के बाद, पर डे में एक होता ना कि मैं बिग बॉस करके आया हूँ तो मेरा पर डे अगर सपोज 30,000 इससे पहले था तो मुझे 1 लाख रुपए पर डे चाहिए बिग बॉस से आने के बाद? मतलब डबल का भी डबल, डबल का ट्रिपल, 3 गुना हो गया। मतलब अगर मैं काउंट करूँ तो ट्रिपल हो गया, 90 ट्रिपल से भी ऊपर हो गया, 10,000 और प्लस 10,000 प्लस कर दिया। मतलब वो कुल मिला के 100% उनको पैसा ज़्यादा चाहिए कि आप शो की एक काम करो, आप गारंटी दे दो कि मैं आपका शो 5 साल चला दूंगा, है ना, मेरे दम पे शो चल जाएगा। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप लिख के दो कि ये शो मैं 5 साल चलाऊंगा, 5 साल के बाद अगर पैसे होंगे तो मैं उल्टा दूंगा, मेरा शो बंद हो गया तो हम दे देंगे पैसे आपको। मतलब प्रोड्यूसर तो देने बैठा है पैसा, आप तो शो हिट कर दो, चला दो, आप लिख के दे दो ना गारंटी में आप लिख के दो कि मैं बिग बॉस से पॉपुलर होकर निकला हूँ, मैं बिग बॉस जीत के निकला हूँ, ठीक है, आप मुझे हीरो ले लो और मैं इस शो को 3 साल चलाऊंगा, मुझे 1 लाख रुपए पर डे चाहिए, हम देंगे आपको पैसा। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करके दिलवा दूंगा आपको पैसा। आप 3 साल की एक MG साइन करके दे दो हमें कि 3 साल, अगर गलती से 2 साल में शो बंद हो गया या 1 साल में शो बंद हो गया तो मैं आपको इसका पैसा डबल करके दूंगा। तो मतलब आप इस चीज़ से अग्री नहीं करते कि वो बिग बॉस से आने के बाद कि वो तो शो को चला देंगे, बिल्कुल भी या उनका पैसा डबल हो जाना चाहिए? लक पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सब लक पे, किस्मत जो होती है इंसान को, इंसान का सही समय भी चल रहा होता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इंसान का समय अगर ख़राब है, जैसे दिन चेंज होता है वैसे इंसान का समय चेंज हो सकता है। जब रोड पे चलता हुआ इंसान आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकता है ना, भगवान का नाम लेके यूं ही ऑडिशन देने वाला इंसान आज पंकज त्रिपाठी हो सकता है ना। तो कोई कभी भी कहाँ से कैसे उठ के बन जाएगा ना, आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। मैं कभी किसी एक्टर को ये नहीं कहता कि तुम्हारे लुक के लिए मेरे पास कुछ नहीं है या तुम एक्टर नहीं बन सकते, कभी किसी को नहीं बोलता मैं ये चीज़। डिमोटिवेट कभी नहीं किया आपने? मैं कभी नहीं करता। हाँ, मैं कड़े शब्दों में ये बोल देता हूँ कि भाई मेहनत कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो घर जाओ, वहां जाओ, पहले बॉडी बना लो, ठीक है, अपने डिक्शन पे काम कर लो। यहाँ आके ये टाइम वेस्ट क्यों करना? आपको यहाँ आके घर वालों के पैसे वेस्ट करने हैं, आप वहां से बॉडी बना के आओ ना। क्या आपके गांव में जिम नहीं है? अपने क्राफ्ट पे पहले काम कर लो। हाँ, आप वहाँ काम कर लो। लोग आते हैं यहाँ, इंस्टीट्यूट जाएंगे, वहाँ के जाके 5 लाख रुपए देके 3 महीने का कोर्स करेंगे, क्या जरूरत है? हाँ, ये जो कोर्स होते हैं, हाँ, एक्टिंग कोर्स है, क्या इससे बंदा एक्टर बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। वो मैं हाल ही की बात करूंगा, अभी 50-55 साल की एक लेडी आई थी ऑडिशन देने के लिए, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट हुई, ठीक है, हमें वो लाइंस को ऐसे खींच रही थी, बोले हमें यही सिखाया गया। वो 3 लाख रुपए वहां देकर आई, वो 2-3 लाख रुपए तो चार्ज होता ही है। उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं 3 महीने सीखने के लिए। 3 महीने में एक्टिंग सीखने के 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए। और स्क्रिप्ट उन्होंने 3 दिन में याद की थी, ऑडिशन स्क्रिप्ट। वो भी मतलब होता है, उन्होंने कम से कम 1.5 घंटे ऑडिशन किए एक स्क्रिप्ट के लिए। मतलब ये भी एक तरह का स्कैम है। हाँ, तो इससे बेहतर ये है कि आप ऑडिशंस दें। आज जैसे घर घर में मोबाइल है, हर इंसान के पास मोबाइल है, हर इंसान के पास लाइट्स हैं। लाइट्स नहीं है तो ऊपर वाले ने इतनी बड़ी रोशनी दे रखी है, डे लाइट, जिसकी हम डिमांड करते हैं स्क्रीन पे कि डे लाइट चाहिए, डे लाइट चल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, है ना। सीन्स रुक जाते हैं, उसके चक्कर में दूसरे दिन शूट करना पड़ता है। आप एक अच्छा सा वॉल देखो कहीं पे भी, है ना, एक शांत जगह, डे लाइट मिल रही है, वहाँ तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है आपको। नेचुरल लाइट जो आ रही है लाइट्स में वो सबसे प्रिफर्ड है, सबसे बढ़िया। मतलब नेचुरली आप दिखते कैसे हो ना, एक्चुअल में नेचुरल लाइट में दिख जाएगी। आप ऑडिशन देते रहिए, स्क्रिप्ट निकालिए,
आप कैसे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करते हैं, आपके अंदर से ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा ऐसा है और मैं अंदर से ऐसा हूँ, अगर मेरा चेहरा ऐसा है तो मुझे इस तरीके के कैरेक्टर्स करने चाहिए, उस तरीके के कुछ मोनोलॉग्स ले लीजिए, आप बनाइए उसको, जाके ऑडिशन दीजिए। रेफरेंस ऑडिशन प्रोडक्शन हाउस में होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जो ओपन ऑडिशंस रखते हैं, वहाँ जाइए, आप ऑडिशन करिए, ऑडिशन देते देते सीख जाएंगे। थिएटर कर लीजिए आप, फ्री में होता है थिएटर। थिएटर सुना है, थिएटर के एक्टर्स बहुत कमाल के। सी थिएटर और टेलीविजन में डिफरेंस बहुत है, पर बेसिक्स आपको सीखने मिल जाएगा, बेसिक सीखने को मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि हम क्या होता है कि एक कैमरे के सामने जो परफॉर्म करते हैं वो लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग करोड़ों लोग देखते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि आपके सामने 100 लोग बैठे हुए हैं और वही परफॉर्म करके उन 100 लोगों की आंखों में उतर के दिल से उतरना होता है अंदर, बिल्कुल है ना। उनकी होता है ना कि वहाँ 100 लोग बैठे हो तो उन 100 लोगों को रुलाना होता है, रुलाना होता है, 100 लोगों को हंसाना होता है आपको, इमोशंस वो कन्विक्शन चाहिए, वो पावर जो होती है ना, जी जी, वो थिएटर में है। तो आप थिएटर करिए, थिएटर फ्री में थिएटर होता है। आप 4 लोग हैं, एक बुक्स की कहानी बनाइए, आप घर में थिएटर बना लीजिए उसका, कोई ज़रूरी थोड़ी कि आप कोई थिएटर जाके ज्वाइन करेंगे। तो आपके हिसाब से एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने से बेटर है कि हम थिएटर करें या घर पर प्रैक्टिस करें, 4 लोग बनाकर थिएटर बनाएं। आज हमें जब कॉल आते हैं तो ऐसा बोलता है कि हमें फ्रेश फेस चाहिए, कोई थिएटर का भी एक्टर होगा तो चलेगा, कोई ये नहीं कहता कि कोई इंस्टीट्यूट का एक्टर होगा तो चलेगा, थिएटर एक्टर चाहिए। बात तो सही है। आज आप देखिए जितने भी स्टार्स हैं आज के टाइम में, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सारे थिएटर के एक्टर हैं, कोई भी हो। मतलब आज हम बात करें जिसकी भी जर्नी की, पीजी की, या किसी भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ ने बताया है कि हमारी जर्नी ऐसी रही, 50-50 रुपए एक दूसरे से उधार लेकर जो लौटाए नहीं, चीज़ें नहीं हुई, वो थिएटर के एक्टर हैं और वही सच्चाई है, तभी वो बोल पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी इंस्टीट्यूट से पास होकर कोई लड़का और लड़की आज के टाइम में स्टार बना है, एका दुका बन गए हो तो मुझे नहीं पता। क्या कभी आपने ऐसे एक्टर का ऑडिशन लिया जो आगे जाकर फिल्म स्टार बनाओ? बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, मैंने तो बहुत सारे लोगों के ऑडिशंस लिए हैं, कार्तिक आर्यन से लेके, कार्तिक आर्यन का ऑडिशन आपने लिया? क्रिएटिव आई में वो आए थे, जब ऑडिशन किया था तो होता है, फिर उसके बाद जब फिल्म मिल जाती है, चीज़ें बहुत सारे ऐसे, तगलत मैं नाम कितनों का लूँ। तो कभी आपको देखकर लगा था कि यार ये लड़का ऐसा है, उसमें क्या खास बात थी कि वो फिल्म स्टार बन गए, सुपरस्टार बन गए? क्या होता है ना, जैसे हमने बताया, टेलीविजन की एक डिमांड अलग होती है, डिमांड अलग होती है, ठीक है। फिल्म की क्या डिमांड होगी, उन्होंने क्या देख के उन्हें कास्ट किया, मुझे नहीं पता, पर मेरे हिसाब से ऑडिशन तो हमने किया ही है। ऑडिशन आपने किया, नहीं हुआ वो सामने वाले का लक, सामने वाले की किस्मत। जैसे मैंने बोला कि किस्मत में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं, किस्मत अच्छी थी, हो सकता है वो सामने वाले को फिल्म स्टार बनना हो। जब सुशांत सिंह राजपूत थे इंडस्ट्री में, तभी आप कास्टिंग डायरेक्टर थे, तो कभी उनसे मुलाकात हुई या आपको देखकर लगा कि यार ये बंदे में कुछ तो है जो फिल्म स्टार बन गया? सुशांत सिंह राजपूत में जो उनके फेस पे था ना, वो इंसान जिस तरीके के उन्होंने शोज किए वो एक्चुअल में वही थे, रियल में इनोसेंट, रियल में होता है ना कि एकदम इनोसेंट फेस, बातचीत। आपने शब्दों में भी देखा होगा, इन पर्सनली भी अगर कुछ देखा हो तो वो बनावटी नहीं लगा, और ना ही उन्होंने कोई बनावटी कैरेक्टर्स किए। उन्होंने फिल्म की, उसमें भी जो किया उन्होंने वो एकदम मतलब वैसा नेचुरल ही प्ले किया। तो बहुत रेयर एक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर ही वैसा होता है उनका, या उनको वैसी ही चीज़ें मिल गई, उनको ज़्यादा एफर्ट डालने की या कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। धनंजय भाई, एक डेफिनेशन डिस्क्राइब करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के, टेलीविज़न का फेस है, एक एड का फेस है, एक वेब सीरीज़ का फेस है, एक फिल्म। तो ये डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एक्टर होता है, अब वो टेलीविज़न का एक्टर है, वो एड का एक्टर है, वो वेब सीरीज़ का एक्टर है, वो मूवी का एक्टर है, तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन क्यों आता है? डिफरेंसेस तब आते हैं जब वो चीज़ें हिट हो चुकी होती हैं। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, जो फिल्म लेटेस्ट चल रही होगी उसमें कोई एक्टर बहुत ज़्यादा रातों रात हिट हो गया होगा, तो बोलेंगे कि ये फिल्म का एक्टर देखा है, वैसा एक्टर हमें चाहिए। या अभी लास्ट में ये वेब सीरीज़ आई थी, इस वेब सीरीज़ को आपने देखा है, इसमें जो ये एक्टर है ना, इसका वैसा एक्टर चाहिए हमें, वेब सीरीज़ वाला कोई। फिर उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी होता है। वो कंपेयर करते हैं डेफिनेटली, पर वो तब तक हमारे ना बजट से और उन चीज़ों से, सोच से भी बहुत दूर जा चुका होता है वो सामने वाला, क्योंकि वो वेब सीरीज़ कर रहा है।
नहीं बट एक चीज होता है ना, जैसे देख के बोलते हैं कि आपका फेस है ना, आपका टेलीविजन में जाएगा, वाला फेस है, आपका फेस है, आपका एड में जाएगा, आप वेब सीरीज के लिए बने हो, आप वेब सीरीज में ट्राई करो। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे टेलीविज़न के जो एक्टर हैं जो आज के टाइम में, कृतिका कामरा टेलीविज़न ही किया है उन्होंने, उसके बाद आज वो वेब सीरीज़ कर रही हैं, है ना। करण टैकर टेलीविजन में खाकी की वेब सीरीज कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे नाम ले सकता हूँ सुशांत सिंह राजपूत ही। हाँ, जिसमें आपको ये नहीं बोला जा सकता कि आप टेलीविजन के एक्टर हैं तो आप सिर्फ टेलीविजन के लिए बने हैं, आपको कभी फिल्म में काम नहीं तो मिलेगा। ऐसा लुक कुछ होता नहीं है होता कि वो टेलीविजन एक्टर का लुक है या एड वाले का लुक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, आप टेलीविजन से हो, आप वेब सीरीज के ऑडिशंस हो रहे हैं, डेफिनेटली आप ट्राई करो, मिलेगा आपको। ओके, नहीं, एक टाइप कास्ट जैसी चीज़ होती है कि आपने माइथो किया, अरे माइथो इतना कर लिया ना, इसको माइथो में डालो। इसने पुलिस वाले का कैरेक्टर इतना कर लिया, इसको पुलिस में ही डालो। इसने विलन का कर लिया, इसको विलन में डालो, इसको हीरो नहीं बना सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर चीज़ को मतलब एकदम सही तरीके से देखता हूँ। लोग कहते हैं कि टाइप कास्ट हो जाओगे, बहन का कैरेक्टर करोगे तो तुम्हें बहन के ही कैरेक्टर्स ऑफर होंगे। आज हर हीरोइन ने बहन का कैरेक्टर किया है। बहुत रेयर ही ऐसी हीरोइन हुई कि आते से हीरोइन बन गई। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं जो पहले बहन और कुछ बनी थी, ननद और इनॉल, ये सारी इस तरीके के कैरेक्टर्स करती थी, आज वो लीड्स कर रही हैं। ठीक, बहुत सारे ऐसे हीरो हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो उन्होंने भाई से शुरुआत की और वो टेलीविज़न के बहुत बड़े स्टार हीरो हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो थे जो उन्होंने भाई का कैरेक्टर किया, बड़े भाई का कैरेक्टर किया, वो आज हीरो हैं। तो आपका समय ही, मैं बोल रहा हूँ ना, आपका समय अगर सही है ना और आप मेहनत कर रहे हो ना, तो किसी तरीके का कोई टाइप कास्ट नहीं होता है। ये आपके मन का वहम है। वो जो बोलते हैं ना, उनसे बोल दो फिर आप एक काम करो, बोलो कि मैं टाइप कास्ट हो रहा हूँ, मैं विलन ही बनाऊँ, तो मुझे कोई बड़ा विलन का ही कैरेक्टर दे दो। फिर लोग कहते हैं कि नेगेटिव एक बार कर लिया तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा। पॉजिटिव नहीं मिलेगा। मैं अभी हीरोइन है आपकी परिणीति, कलर्स पे जो शो चल रहा है, परिणीति शो चल रहा है, तन्वी डोगरा, शी इज़ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब बोलूँगा मैं कि उस लड़की को मैंने DD1 के शो में कास्ट किया था, मेन विलन। वो परिणीति बनी है, वो परिणीति में DD1 के शो में मेन विलन। डायरेक्टर ने देख के बोला छोटी सी बच्ची सी क्या परफॉर्म करेगी, आई तो उसने स्क्रीन फाड़ दिया। क्या बात है ना। उस लड़की ने मेरा ही शो किया जीजी में। मेरा डायरेक्टर कहता था कि स्विच ऑन करो तो ऑन होती है, ऑफ करो तो ऑफ होती है। क्या बात। ठीक है, पॉजिटिव बोलते हैं 90s 80s की हीरोइन लगती है। आज वही लड़की फिर से थोड़ा ग्रे शेड का कैरेक्टर कर रही है, टाइटल रोल कर रही है, पर है हीरोइन। अब इससे अच्छा एग्जांपल क्या दूं मैं आपको। मतलब टाइप कास्ट ऐसी चीज कुछ नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। आप कितने अच्छे परफॉर्मर हो, आप कैसे इमोट करते हो कैरेक्टर को, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ। तो अभी एक चीज़ जैसे ऐसी है कि हमने बहुत देखा है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, खुद को कास्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ एक मूवी आई थी, उसमें भी हमने देखा है कि बहुत बड़े एजेंसी के कास्टिंग डायरेक्टर है, वो खुद को ही कास्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इतने स्ट्रगल कर रहे एक्टर्स हैं, बैठे हैं, उनको क्यों नहीं चांस मिल रहा है? बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में वो खुद अपना ही ऑडिशंस भेज दे रहे हैं और वो कास्ट भी लॉक भी हो जाते हैं, उसके बाद उनको काम भी मिलता है। डायरेक्टर्स के टच में भी होंगे, ऑब्वियसली बात है, अगर ऑप्शन भेज रहे हैं तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो खुद को लेकर पहले होगी, तो और उनके चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये सही है। अगर कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो टेलीविज़न में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और वो साइड बाय साइड करते भी रहते हैं। वेब सीरीज़ और फिल्म वाले जो एक्टर्स हैं वो पहले ही कास्टिंग डायरेक्टर डिसाइड कर लेते हैं, उस कैरेक्टर के वो ऑडिशन ही नहीं करेंगे। अगर उनको जो कैरेक्टर करना है तो वो उनकी बात हो जाती होगी कि इस कैरेक्टर का ऑडिशन आप मेरा ही ले लो, बिकॉज मेरे पे ज़्यादा सूट करेगा। अगर ये मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ तो बाकी क्या कैरेक्टर्स जो हैं उस कैरेक्टर के वो ऑडिशंस करें। तो टेलीविज़न में बहुत रेयर ही कुछ कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो मतलब होता है ना कि जो एक्टर भी हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ मुझे एक्टिंग से बिल्कुल भी कुछ लेना देना नहीं है। सो हाँ, डेफिनेटली अगर वो ऐसा होता होगा, कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं वो खुद को ही कास्ट कर लेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर वो जो कैरेक्टर करने वाले हैं
उस कैरेक्टर के वो ऑडिशंस नहीं करेंगे। तो ये फेयर है कि आप जाके ऑडिशन दे सकते हैं बाकी के कैरेक्टर्स के लिए। नहीं तो अगर उन्होंने अपने आप को कास्ट किया है तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने एक के साथ 4 ऑप्शन तो रखे होंगे और वो डायरेक्टर के टच में भी होंगे, तो उसके चांसेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे कास्टिंग डायरेक्टर के। मैंने बोला आपको कि वो अपने कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन ही नहीं करेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल ही फेक हो गया फिर तो कि वो दूसरे के चांसेस ऑलरेडी फाइनल हो गया ना कि वो तो उस character उन्होंने के लिए audition वो नहीं कैरेक्टर देख के अपने लिए लॉक कर लिया। कर लिया है। वो डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी उनके साथ में कि ये कैरेक्टर प्रोटो जो है वो मैं हूँ। ओके, तो जब मैं ही ये कैरेक्टर कर रहा हूँ तो वो साइड हो गया ना, वो आपके साथ भी गलत नहीं हो रहा है उस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो उस कैरेक्टर के ऑडिशन ही नहीं हो रहे हैं ना, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ओके तो बाकी के कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशंस कर रहे हैं ना, जिसमें आप जस्टिफाई करो अपने आप को जाके। मेरे दिल में एक सवाल था धनंजय जी कि टेलीविजन जो है वो एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा माध्यम है, फिल्म से भी ज़्यादा। बिल्कुल। सास बहू जैसे सीरियल आए, कसौटी जिंदगी आए, कुसुम कुटुम, बहुत बड़े बड़े सीरियल आए, लेकिन जो टेलीविजन के कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनको वो पहचान नहीं मिलती जो फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर को मिलती है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली हो या फेम हो। तो टेलीविजन के कास्टिंग डायरेक्टर तो और ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको रात को भी कॉल्स आते होंगे, अरे भैया ये एक्टर बैकआउट कर गया, 24 घंटे कास्टिंग की है। तो वो चीज़ मतलब अनफेयर क्यों हो रहा है ये कास्टिंग डायरेक्टर टेलीविजन के साथ, जबकि वो बहुत बड़ा माध्यम है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वेब सीरीज और फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर तो आपने क्लियर कर दिया कि वो एक्टर भी हैं, है ना, तो उनको फेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, पर डिवाइस वो पैसे भी कमा रहे हैं। हमारे साथ ऐसा है कि हम फिक्स सैलरीड होते हैं, हमें सैलरी मिलती है ना, एक सैलरी मिलती है जिसमें अपने आप को प्रूफ करना होता है कि आई एम द बेस्ट। हम इस तरीके के एक्टर्स भी ला के दे सकते हैं, हर तरीके के कैरेक्टर्स भी ला के दे सकते हैं, पर बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत सारी शोज ऐसे हैं जिसमें हमें क्रेडिट तक नहीं मिला है। मतलब होता है ना कि वो प्लेट्स में वो जगह ही नहीं है कास्टिंग डायरेक्टर की। तो ये बहुत अनफेयर सा नहीं लगता है आपको? अनफेयर है। आप बताइए कास्टिंग डायरेक्टर कोई अवार्ड शो आज तक आपने देखा है? फिल्म में और इन सारी चीजों में मिला होगा, है ना। टेलीविजन में आज तक आपने देखा है कि किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अवार्ड मिला है? नॉमिनेशन कैटेगरी भी नहीं होती है। नहीं होती। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो नॉमिनेशन जाते हैं नीचे, जो पट्टी जाती है, उसको स्लेट बोलते हैं, वो उसमें पट्टी में जगह ही नहीं है कास्टिंग डायरेक्टर। और जबकि शो का बेस ही आप तैयार करते हैं, अच्छे एक्टर्स को लाकर लुक टेस्ट करके आप सेट पर भी जाते हैं। हम मॉक शूट्स करते हैं, सारी चीजें हैं। एक एक कैरेक्टर को होता है ना कि बेचता है कैसे इंसान। मैं ऐसे एक तरीके से देखा जाए तो मैं एक ब्रोकर हूँ जो अपनी प्रॉपर्टी को तरीके से बेचूंगा। बाल ऐसे करना है, नहीं मेकअप का थोड़ा सा ऐसा कर लो, इस लाइन को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं ऐसे करो। उसके बाद भी हमें क्या क्रेडिट भी नहीं मिलता। वो सामने वाला बंदा तो स्टार बन गया, वो तो 2 साल 3 साल शो कर रहा है। जब शो बंद होगा तब उसको याद आता है कि अरे हाँ धनंजय ने कास्ट किया था ना इस शो में। ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? एवरी टाइम, एवरी शोज के साथ ना। अच्छा, उस शो के कास्टिंग डायरेक्टर मेरी किसी और से बात, अरे हो सकता है टीम में से किसी ने बात की हो, पर शो के कास्टिंग डायरेक्टर तो आप ही था। लॉक फाइनल लॉक आपने किया। जबकि टेलीविजन जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिल्म से भी ऊपर है, बहुत ज्यादा। घर घर में टेलीविजन देखा जाता है और वो शो खड़े करने वाले आप ही होते हैं, आप बेस तैयार करते हैं और आप ही को पहचान नहीं मिलती। तो वो नहीं मिला और उम्मीद भी नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँ तो इस तरीके की कोई उम्मीद नहीं है कि जितने भी अवार्ड शोज आ रहे हैं उसमें कभी हमारे घर वाले क्या चाहते हैं, अब उन्हें हम बताते हैं कि हम कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो घर में ये कहा जाता है हमारे होम टाउन में कि बेटा डायरेक्टर है। अब उनको वो डेफिनेशन नहीं समझा सकते कि कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर क्या होता है जी। पर कुछ शोज में, जैसे मेरे शोज में अभी अक्सर यहाँ के जो शोज हैं उसमें मेरे नाम आते हैं। मेरे प्रोड्यूसर को ऐसा है कि तुम्हारा नाम जाएगा। क्या बात है। तो क्रेडिट मिलता है? तो मुझे क्रेडिट मिलता है। मेरे जितने भी शोज आते हैं जय प्रोडक्शन के, सारे शोज में मुझे क्रेडिट मिलता है। तो अब मैं उनको बता पाता हूँ कि ये जो नीचे नाम लिख के आएगा ना, तो वो लोगों को बुला के दिखाते हैं कि देखो ये धनंजय पांडे लिख के आया है ना, ये कास्टिंग डायरेक्टर है। मतलब ये डायरेक्टर, कोई पूछे बेटा क्या करता है मुंबई में, अरे डायरेक्टर है ना, तो वो खुशी मिलती है। तो हमें भी इच्छा है, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, परिवार के लिए बोल रहे हैं। चलो अगर कभी ऐसा हुआ, कभी अवार्ड्स मिले, है ना, शायद उस कैटेगरी में हमारा नाम तो नॉमिनेट होगा, मिले ना मिले वो एक अलग बात है, सही बात है ना, पर नाम तो नॉमिनेट होगा। पर इस तरीके की कोई कैटेगरीज ही नहीं है।
और पता नहीं आने वाले टाइम में डिजर्व भी बन करता है। जाए। 15 साल से अगर कोई बंदा कास्टिंग डायरेक्टर कर रहा है, वो उसको वो चीज़ तो आई थिंक वो डिजर्व करता है। हमें तो लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मेरे सीनियर्स हैं जिनसे मैंने काम सीखा है। प्रशांत भाई की बात करें, प्रशांत जोशी की बात करें, तो इस तरीके की जिनसे मैंने चीज़ें सीखी हैं, जिसने जो मेरे गुरु रहे हैं, है ना, तो वो लोग तो मेरे से भी ज़्यादा, उनके अंदर कितना पेशेंस लेवल है कि वो मतलब आज भी उसी एक सैलरी में सरवाइव कर रहे हैं। फैमिली हो गई, चीज़ें हैं, बच्चे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक सैलरी में ही मैनेज करना होता है। आप 24 घंटे काम करते हैं, मतलब रात को भी ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है शूट की, तो आप मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो डायलॉग्स जो चैनल से अप्रूव्ड होके आते हैं, स्क्रीन प्ले जब अप्रूव्ड होके आते हैं, तो रात को 12 बजे आया स्क्रीन प्ले। अब में भी हमारे वो सोने का टाइम है, सब सो रहे होंगे, उस टाइम पे स्क्रीन प्ले आया, उस टाइम में हमारा क्रिएटिव फ़ोन कर रहा है, भाई ऐसा ऐसा है, सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है, ऑप्शंस भेजो। तो हमने 12 बजे से कॉल करना शुरू किया एक्टर्स को, तो जाके सुबह 4 बजे वो कास्टिंग लॉक हुई और 2 घंटे में एक्टर को रेडी होकर सेट पे पहुंचना है। तो हमने 24 घंटे, मैडम सर तो एपिसोडिक शो था, 750 एपिसोड चला है एवरीडे। मैं दिवाली के दिन की बात बता रहा हूँ, हम दिवाली के दिन शूटिंग है, मैं रास्ते में हूँ, ऑन द वे हूँ, जा रहा हूँ, और मैं सुबह 6 बजे 5 बजे स्क्रीन प्ले आया, हम 7:30 बजे एक्टर सेट पे पहुँचाना है, मेन लीड एक्टर, और रास्ते भर से मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, नींद में से उठा रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि मुंबई में ना सब कुछ है, फेम, नेम, मनी, लेकिन नींद नहीं है। बिल्कुल नहीं, नींद नहीं है मुंबई में। बस मैंने एक चीज़ देखी है, मुंबई में, मुंबई का पैसा आप मुंबई में रह के आप उसको एक सही जस्टिस दे सकते हो, आप यहाँ से बाहर ले जाके नहीं बाहर नहीं जा सकते। वो क्या है ना, यहाँ का पैसा, यहाँ की रहीसी में भी आप उसको, जैसे रहन सहन है जो आपका, उसमें आप उसको इन्वॉल्व करोगे, उस पैसे को खर्च करोगे, तो वो आपको एक सक्सेस भी देगा। और जैसे अगर आपने मन बनाया कि इस पैसे को मैं बाहर ले जाऊं, वहीं सेटल हो जाए, हाँ वहाँ सेटल हो जाऊं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में कि वो जो आप लेके जाने वाले रहोगे ना, उससे ज़्यादा आपको यहीं खर्च करना पड़ेगा। धनंजय भाई ऐसा बोलते हैं कि जैसे एक्टर्स आके ऑडिशंस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बट उनका बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका हो नहीं पाता, बहुत सारे एक्टर्स चले जाते हैं वापस, और बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो कुछ और डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस केस में या फिर कोई और फील्ड में। तो एक एक्टर को प्लान भी रखना चाहिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, या फिर उसको फोकस करके अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए और ऑडिशन देते रहना चाहिए, मतलब इस चीज़ को आप कैसे बताते हो? मैंने जैसे बोला आपको शुरू में ही कि आप जब बॉम्बे आने वाले हैं, मुंबई जब भी आप आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को वहीं रेडी कर लो, तैयार होकर आइए, तैयार होकर आइए आप। तो यहाँ आने के बाद बेसिक सीखने के लिए आप थोड़ा सा थिएटर आप कर लो, ऑडिशंस के लिए आप निकलो, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ, मैं किस कैरेक्टर में जा रहा हूँ, किस लुक में जा रहा हूँ। ये कब तक एक एक्टर को समझ में आता है? हाँ। ये 6 महीने के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं भी आया तो आना चाहिए, आना चाहिए ये चीज कि 6 महीने में आप करता हूँ। सामने वाला बंदा अगर मुझे इस तरीके के कैरेक्टर्स ऑफर कर रहा है, 6 महीने में 6 कॉल्स तो आएंगे ना आपको, कि नहीं आएंगे? 6 महीने में जो आपने मेहनत की है, उस मेहनत में आपको 6 कॉल्स तो आएंगे। 6 कॉल्स में से 4 कॉल्स अगर मैच हो रहे हैं कि भाई आपको लाइक इस तरीके के ही ऑफर्स आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो सामने वाले ने सोच के किया होगा ना कॉल वो आपको। तो वो एकलव्य का था ना कि क्या ना, एकलव्य थे ना, एक लक्ष्य था, एक लक्ष्य था, हाँ। तो एक लक्ष्य रखो आप, अच्छा, कि मुझे यही करना है। प्लान भी नहीं होना चाहिए। प्लान भी अगर आपके हाथ में होता है ना कि माइंड आपका कहीं और है, आप पहले से ही सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप मुंबई में आए क्यों? फिर ये डिमोटिवेशन हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। जब आप यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, आप जब सहारे की वजह से आए हो कि चलो मुंबई में मैं काम भी कर लूंगा और एक्टिंग भी कर लूंगा, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बोला जाता है ना कि लगे रहो, हम बोलते हैं लगे रहो, तो वो कब तक लगे रहें? क्योंकि जब नवाज आए होंगे या पीयूष मिश्रा जी आए होंगे, बहुत बड़े बड़े एक्टर, उनके साथ 20 और आए होंगे, हाँ, वो 19 नहीं बन पाए, नवाज बन गया, ऐसा भी हुआ होगा। तो लगे रहो, वो कब तक लगे रहे? उनको कैसे पता लगेगा कि यार सिग्नल है एक कि यार लगे रहना है, मेरा हो जाएगा?
जब तक कि आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, आपका टाइम सही शुरू नहीं होता, है ना। हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, और आपने अपने माइंड में ये बना लिया है कि मुझे यही करना है ना, तो आपको 10 साल भी देना है ना, तो आप दो। तो उस 10 साल के प्रोसेस में उनको ऐसी कोई चीज़ जो आपके ज़रिए उनको हेल्प मिले, एज एन कास्टिंग, आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है कि यार ये चीज़ करते रहो, तो इस चीज़ सर्वाइव करने के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत सारे लोग आते हैं जिनको एक्टर बनना है। मैंने डायरेक्शन टीम में भी देखा है, बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो एक्टर बनने के लिए आए थे, बहुत सारे एडीज हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, 4th एडी है, 2nd एडी है, 3rd एडी है। फिल्म में 20-20, 25-25, 30-30 एडी होते हैं। वो जाके वहाँ सीखते हैं, उससे पैसे भी मिलते हैं उनको। अच्छा, आपने अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा है, प्रोफेशन नहीं छोड़ा है ना। आप अपनी लीग से भटके नहीं, लीग से भटके नहीं, आप वहाँ जाके चीज़ों को सीख रहे हैं, जिसके बदले आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। सीखने के पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, आप सीखने के पैसे दे नहीं रहे, ठीक है। प्ले जब आप करने लग जाते हो, जो बाहर के शोज जो आप करते हो, तो उसमें आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसे पैसे मिलते हैं। आप पैसे लगा नहीं रहे उसमें, आपको उल्टे पैसे मिलते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े भी हुए हैं, इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने ये बोला ना कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉल सेंटर भी ज्वाइन कर लेता हूँ और एक्टिंग भी कर लूँगा, तो रात भर आप कॉल सेंटर में रहेंगे, तो दिन में आप जब सुबह कितने बजे सो के उठेंगे आप, और कितने बजे जाके आप ऑडिशंस देंगे, तो आपके दिमाग में तो ये होगा ना 2 घंटे बाद वापस से मुझे कॉल सेंटर ज्वाइन करना है। तो आप बोल रहे हो कि अगर सर्वाइवल के लिए कुछ करना भी है तो वो इंडस्ट्री में रिगार्डिंग ही होना चाहिए, हाँ, तो उनके लिए इजी हो जाता है कि वो कनेक्ट भी रहते हैं और उनको पैसे भी आते हैं। मैंने यही किया, मुझे कास्टिंग में आने के लिए मैंने फ्री में सीखा है। फ्री में सीखा? हाँ, आप मेरे बॉस जो प्रशांत जोशी जी हैं, उनसे आप पूछना, मैं बाकायदा उनके साथ घूमता रहता था, फ्री में उनके साथ असिस्ट कर रहा हूँ उनको, और मैं अपने आप को प्रूफ करके बताता था कि आपके जो पुराने असिस्टेंट्स हैं, अगर वो 100 कॉल करेंगे तो मैं 500 करूँगा उसी टाइम में। उतनी शिद्दत होनी चाहिए। हाँ। मतलब शिद्दत के साथ लगे रहिए आप अगर 4th एडी है ना, तो आप 2nd एडी बनने की कोशिश करिए, वहाँ मेहनत आप करिए। भले आप जो 1 साल से उनके पास काम कर रहा है, आपके अंदर टैलेंट है, आपका विजन इतना तगड़ा है, तो आप 2 महीने में 2nd एडी बन के बता दीजिए। शो तो आपके सामने है ना, डायरेक्टर भी तो आपके साथ में ही है ना। डायरेक्टर बोलेगा क्रिएटिव को कि अरे एक कैरेक्टर मैं इसका भी ऑडिशन करके देख लो, इसका मेन मोटिव तो एक्टिंग ही है ना। तो तब तक आप लगे रहो, लेकिन लीड छोड़ दी आपने ना, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो न्यू कमर्स के लिए आप क्या कहना चाह रहे हो? जैसे अभी बहुत सारे लोग आते हैं, ये राइट टाइम है उनके लिए टेलीविज़न इंडस्ट्री में ऑडिशन देना, उसके बाद में वेब सीरीज़ हो गए उसके लिए? टेलीविज़न में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और चांस आपको बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है, अकॉर्डिंग टू फिल्म्स और वेब सीरीज़, है ना। टेलीविज़न में क्या है, ओपन है एकदम हर चीज़। यहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं इस प्रोडक्शन हाउस के, विद इन 5 days मुझे ऐसा लगता है सबको ही पता चल जाता है कि सर इस शो का नाम भी पता चल जाता है कि सर आप इस शो की कास्टिंग कर रहे हो, इसमें मेरे लुक का कुछ है क्या, है ना। आपने भी कई बार मुझे कॉल किया कि मैंने सुना है आपके इस शो की कास्टिंग कर रहे हो, तो वो आज के टाइम में व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन गए हैं। आप ऑडिशन दे के आओगे, अब बोले अरे मैं वहाँ गया था ऑडिशन देने के लिए, अच्छा उस प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन चल रहे हैं, तेरे एज ग्रुप का चल रहा है, रुक मैं भी पूछ लेता हूँ। नंबर नहीं है, आपसे मिल जाता है। आप ऑडिशंस के लिए जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा सर्कल अगर कहीं बनता है तो वो टेलीविज़न इंडस्ट्री में बनता है। आप जाएं ऑडिशन के लिए, देखिए 20-20, 25-25 लोगों की लाइन लगी होती है, वो बैठे होते हैं, कुछ नहीं तो आपस में बात होना शुरू होती है, वो एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं कि अच्छा मैं तो कल वहाँ गया था, मैं वहाँ गई थी, मैंने वहाँ ऑडिशंस दिए, तुम्हारे लुक का भी चल रहा था, मैं ना उसमें रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तुम तो मैच्योर भी लग रहे हो, वहाँ जाके ऑडिशन दे दो। तो एक दूसरे का नंबर शेयर किया, उस प्रोडक्शन हाउस का नाम बताया, लोग वहाँ गए, वहाँ जाके ऑडिशंस दे रहे हैं और उसमें ही वो सक्सेस हो जाते हैं। वो कॉन्टेक्ट मतलब होता है ना कि वो कॉन्टेक्ट इजीली बनना शुरू हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसी। तो जो लोग मतलब मुंबई के बाहर के हैं, हाँ, वो लोग मुंबई में नहीं आ पाते हैं क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर भी है, रहना अपने आप को मेंटेन करना इजी नहीं है, तो अगर वो लोग भी एक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये कहूँगा कि सही कांटेक्ट निकालें प्रोडक्शन हाउस में। अब तो देखा मैंने बताया जैसे कि क्रेडिट्स आते हैं टेलीविज़न में,
बाकायदा कास्टिंग डायरेक्टर का जो नाम चेक करें गूगल में, हाँ सर्च करके देख लें कि ये इस प्रोडक्शन हाउस का कास्टिंग डायरेक्टर है या नहीं है। आप उसको डीएम करके देख लीजिए, मेल आईडी निकाल के उसको मेल कर दीजिए अगर सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो। गाइडेंस के तौर पे जैसे मैंने बताया कि आप अपने आप को सबसे पहले बता ना नेचुरल लाइट्स में आपके ऑडिशन, इंट्रोडक्शन, पिक्चर्स, आपका जो भी स्किल है उसको मेल में आप बना लो, व्हाट्सएप पे भेज दो, मेल पे भेज दो। उन लोगों को देख के ही मतलब ना ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ये भाई ये बंदा है, यही काम करता है, यहाँ पे है। बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो पहले वहाँ थे, उनकी कुछ हरकतों की वजह से वो निकाल दिए गए क्योंकि उनके अंदर भी वही लालच आ गई है पैसों की। तो आप वो भी चीज़ें ध्यान में रहें। प्रोडक्शन हाउस के लेडलाइन पे कॉल करो, आपके यहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर का नाम क्या है, अच्छा ये है, उनकी मेल आईडी जस्टिफाई किया आपने, ये मेल आईडी है, आपने मेल कर दिया। हम मेल चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल से निकाल के उस पर रिप्लाई भी करता हूँ मैं बाकायदा बैठ के, मेल्स पे रिप्लाई करके उनके ऑडिशंस वहाँ से मंगाते हैं। आप अगर ऑडिशंस वहाँ से भेज रहे हैं तो इतना तो मेंटली आप भी प्रिपेयर हो गए कि अगर मुझे मुंबई बुलाया जाएगा, वो जो टीवी में आप देखते हैं ना कि आप मुंबई के लिए सिलेक्ट हो गए, आपको मुंबई आना पड़ेगा, वो रियलिटी शो में होता है, टेलीविज़न के शोज़ में नहीं होता। यहाँ प्रोसेस है, आपका एक ऑडिशन हुआ, फिर हम एक सामने ऑडिशन करेंगे, फिर आप सामने बुलाकर या मुंबई यहाँ ऑडिशन करेंगे, या हो सकता है वहीं से आपका रीटेस्ट करवाएं वहाँ पे, लुक इन ऑल हो सकता है, होता ना कि आप लुक में जा रहे हो, बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता है कि कॉस्ट्यूम ऐसे होना चाहिए या लुक ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें वो हम आपको गाइड करेंगे। वहाँ से आपने ऑडिशन करके भेज दिया, फिर हम आपको बोलेंगे कि हम इस तारीख को आपके साथ में मॉक शूट करेंगे, तो वो मॉक शूट के लिए आपको आना होगा। मॉक शूट में लाइक आप हीरो हैं तो हीरोइन के साथ में आपका मॉक सीन करेंगे हम कि आपको पेयर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री सही लग रही है। अगर आप छोटे भाई का एक्टर कर रहे हैं तो हीरो के सही भाई लगते हैं, आप बड़े भाई लगते हैं या नहीं लगते, छोटे भाई लगते हैं या नहीं लगते। तो एक ग्रुप में बड़े भाई का मदर के साथ, फादर के साथ, पूरी एक फैमिली जो होती है उसके साथ में डायलॉग जो सीन टेलीकास्ट होता है, वैसे ही एक मॉक सीन करते हैं कि ये कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। जब हम उसे बैठ के देखेंगे तो लगता है कि हाँ यार ये इसका भाई हो सकता है, ये इसका बेटा हो सकता है, मतलब कास्टिंग में कुछ गलतियाँ ना हो जाएं। तो इस वजह से वो मॉक टेस्ट देने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। मॉक टेस्ट देने के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आपको ही आना पड़ेगा। बहुत सारे बहुत सारे डोमेट्रीज़ हैं यहाँ पे जो पर डे के हिसाब से 500, 700, 1000 रुपये लेते हैं। रात भर रुकने के लिए आपको व्यवस्था हो जाती है, खाने की व्यवस्था तो मुंबई में तो खैर 24 घंटे खाना है ना। सो आप वहाँ जाएं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी किसी की आप बातों में आ गए कि आप कार्ड बनवा लो तो जाके हम आपको कास्ट करेंगे, है ना, ऐसा होता है। बालाजी के नाम पे, बालाजी के प्रॉपर नाम पे ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं बालाजी टेलीफिल्म्स के नाम से, और वो पैसा उसमें ही लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत कुछ स्पेलिंग का 19-20 होगा, लोगों को नहीं समझ में आता। इंस्टाग्राम वहाँ से सामने वाले का हैक कर लिया और उसी नाम से इंस्टाग्राम की आईडी बना दी, थोड़ा बहुत डॉट और अंडरस्कोर और ये सारी चीज़ों का चेंज करके फ़ोटो वही उस तरीके के पोस्ट डाल दिए सेम आईडी पे, और वो बंदा आपको मैसेज कर रहा है। ये पूरा स्कैम चल रहा है, ये पूरा स्कैम है। तो इन सब चीज़ों से आप सतर्क रहो कि भाई ऐसी जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, सब अफवाहें हैं। आप यहाँ आएंगे अपने खर्चे पे आप आइए, पेरेंट्स को लेके आइए, देखिए, ऑडिशन दीजिए, मॉक टेस्ट करिए। उसमें भी 2 से 3 लोग होते हैं, उसमें आपकी किस्मत यहाँ अगर साथ दे गई, आप अच्छे परफॉर्मर निकले, फिर प्रोडक्शन आपको टाइम देता है कि 15 दिन 20 दिन के बाद हम आपके साथ शूट स्टार्ट करने वाले हैं, आपके साथ वर्कशॉप करेंगे। तब तक यहाँ ब्रोकर्स हैं बॉम्बे के अंदर, तो बहुत ईजी है, वो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पे, है ना। तो वो आपके गारंटर बनने के लिए तैयार होते हैं। तो वो एक जो इंडस्ट्री के हिसाब से जो ब्रोकरेज होती है वो ब्रोकरेज भी लेते हैं, वो सही टाइम पे आपको सही जगह सही लोकेशन पे आपको सेट कर देंगे। तो आपने किसी ऐसे एक्टर को कास्ट किया जो बाहर से आया हो, डायरेक्ट बाहर से कास्ट किया हो? अबरार काजी जो अभी कुंडली भाग्य, उनको भाग्य के हीरो हैं। ये मुंबई कभी नहीं आए थे जब आपने कास्ट? नहीं, कभी नहीं। उनका पहला शो था गठबंधन। अच्छा, गठबंधन में आपने? हाँ, उसके बाद ये है चाहते, उसके बाद अभी वो ZTV का शो कर रहे हैं। प्रियंका चहल चौधरी
उन्होंने शायद एक आध कैमियो वगैरह किया था। आपने कास्ट किया था? हाँ, जो पहला गठबंधन में वो बहन बनी थी 2nd नंबर की, जिन्होंने अभी बिग बॉस भी किया था। हाँ, जो उड़ारिया की हीरोइन थी। ठीक है। तो ऐसे मैं अभी बात करूँ, तनीषा हमारे शुभ लाभ में जो हीरोइन थी, वो यहाँ मॉडलिंग करती थी इन्होंने। वो उनके फादर कहीं बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री, वो वहीं से हैं, बेसिकली उनका नंबर भी वहीं का है। तो वो आके डायरेक्टली यहाँ पे मतलब बाहर के ऑडिशन दे के और उसे सिलेक्ट हुई। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अलीशा प्रवीण, जो उन्होंने एक फ़िल्म की थी, उनका ऑडिशन वहीं से हुआ था, उसी गठबंधन में जो अभी लास्ट उड़ारियाँ की वो 2nd हीरोइन थी या लास्ट वाले सीज़न में, वो उन्होंने ऑडिशन वहाँ से भेजा और उस पर ही वो सिलेक्ट हो गई। 15 दिन के बाद उन्होंने आके यहाँ शूट स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर मतलब मुंबई आना ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ से भी हो सकते हैं। हाँ, अगर आप अच्छे एक्टर हो। लेकिन आप इस चीज़ की श्योरिटी रखें, हम यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, आपके ऑडिशंस करा रहे हैं, आपकी फैमिली को सबको एग्री करके रखा है, भाई मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे जाना पड़ेगा। कंफर्मेशन एक, हाँ, एक कंफर्मेशन हो, क्या पता यहाँ सब कुछ हम उम्मीद में बैठे हुए हैं और 5 मिनट बाद फ़ोन आ रहा है कि मेरे पापा ने मना कर दिया। तो ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुआ है कि आपने कास्ट कर दिया। इंडिया वाली माँ में हमारी एक लड़की लॉक हो गई, सब कुछ हो गया, उसके फादर ने बोला लॉकडाउन में हम जाने ही नहीं देंगे, हम अपनी बेटी को पाल लेंगे। हाँ, माँ मरने में भेजने से अच्छा है कि हम अपनी बेटी को पाल लेंगे, हम भेजेंगे ही नहीं। आपकी जॉब प्रोफाइल पर इतना उसका इफेक्ट पड़ता है। वो बोले तुमने कैसे बात की थी, क्या बात की थी सर, ये अरे क्या मैं व्हाट्सएप के प्रूफ का क्या करूं? भाई मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं है ना सामने वाले। सही बात। तो इंडस्ट्री ट्रस्ट पे चलती है, ट्रस्ट पे चलती है। आप भरोसा है ना आप सामने वाले को कि कॉल टाइम मिला है, मेरा हीरो सुबह आ जाएगा इस बजे के कॉल टाइम पे, है ना। कल हम मॉक शूट कर रहे हैं, उसमें भी पता आधे घंटे 15 मिनट अगर लेट होता है ना, प्रोडक्शन कॉल पे कॉल करना शुरू करता है। आप हाँ कि अरे ये आया नहीं, ये आ रहा नहीं आ रहा। कई टाइम ऐसा होता है मॉक शूट से एक्टर बैकआउट हो गए, सॉरी यार मैं वो शूट कर रहा था या कर रही थी तो इन्होंने छोड़ा नहीं मुझे, तो मैं आ नहीं पाई। हम यहाँ पूरा लाइट सेटअप लगा के रेडी है। धनंजय जी, एक चीज़ है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच कितना रियल है? क्या लड़कियां सेफ हैं आज के टाइम में? लड़कियों का मुद्दा मैं तो कहता हूँ लड़के सेफ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? लड़के भी सेफ नहीं है? नहीं, ये हमने तो सुना है मूवीज़ का, ठीक है, वेब सीरीज़ का भी होगा। टेलीविज़न इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, थोड़े से, मैंने टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ वैसे लोग अगर देखें तो हाँ कुछ लोग हैं भी अगर, तो आप वो उससे आपके प्रोफेशन जो काम है ना, कोई भी गे या कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला बंदा, जैसे मैंने बोला ना कि कोई पैसे लेके आपको काम नहीं दिला सकता, तो इस तरीके की कोई किस तरीके का कोई कॉम्प्रो कर लो आप, तो उससे भी आपको काम नहीं मिलेगा। अगर वही करना होता तो उस बंदे के साथ जितने लोग कॉम्प्रो करते वो सारे स्टार होते। हाँ, अगर आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके स्टार बन सकते हो तो क्या आप तो सारे लोग मेन मोटिव यही लेके आएंगे, चलो वहाँ जाता हूँ कॉम्प्रो करता हूँ और जब मैं रातों रात स्टार बन जाऊँगा, मेरे को। लड़की और लड़कों के लिए इक्वल चांस ही, ऐसा नहीं है कि भी इक्वली है, लेकिन एक एडवांटेज है लड़कियों के लिए कि वो लड़कियाँ हैं, पर लड़कों के लिए वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं ज़्यादा है। एक बार तो मैं बीच में जब गठबंधन के टाइम से 3-4 लड़के लॉन्च हो गए मेरे शोज़ थे, तो लोगों को ये लगने लग गया कि मैं कहीं गे ना हूँ। क्या? हाँ, फैक्ट है कि ये लड़कों को ज़्यादा चांस देता है, लड़कियों से तो ढंग से बात भी नहीं करता, बहुत रूड है। ऐसा भी सुनने को मिलता है? हाँ, ऐसा भी सुनने मिलता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, पर ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जितने भी लोग कास्ट हुए वो तो वहाँ बाहर बैठ के कास्ट हुए ना, उनसे मेरा क्या लेना देना। वो मेरे लुक में फिट थे, मेरे अच्छे एक्टर्स थे, तो वो काम कर रहे हैं। कुछ बाहर से लड़के आते हैं, कुछ लड़कियां आती है जो फ्रेश होते हैं, नए होते हैं, रॉ होते हैं, हाँ ठीक है, 18 साल के, 20 साल के, 21 साल के, जिनको आइडिया नहीं है, तो वो ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं या कुछ डायरेक्टर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं जिनसे वो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ के बातें करते हैं। तो वो सिनेरियो में क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए कि आप जब आ रहे हो तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखो या ऐसे लोगों के पास आप मत जाओ? आपने तो सुना होगा, हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। तो 99% जो लोग हैं वो सही हैं।
1% जो है 1% लोग इस इंडस्ट्री में, वो क्योंकि होता ना कि वो हमने बैक्टीरिया मारने वाले साबुन का भी ऐड अगर हम देखेंगे तो 1% तो वहाँ रह जाता है ना, वो बैक्टीरिया। वो 1% से कैसे बचे? वो 1% से आप सही हैं तो सब कुछ सही है। आप वो थॉट लेके आओ ही मत ना, आप उस माइंड में, हमने तो पुराने ज़माने में वो फिल्में देखी होंगी कि हाथ में रुमाल बांधो और रोड पे खड़े हो तो गाड़ी आएगी और लेके जाएगी ना। आज होता है क्या वो मुंबई के अंदर? नहीं होता, नहीं होता। तो आपकी सोच में अगर वो चीज़ें नहीं है ना, आज कोई कह दे टेलीविज़न का एक्टर कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके काम किया है, जब उसने किया ही नहीं है तो होता ही नहीं है ना। इस तरीके की चीज़ें होती नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग आपको जो डिमोटिवेट करने के लिए, क्रश सबका होता है ना, तरीके तरीके का क्रश होता है। वो अपनी हवस को मिटाने के लिए वो क्या आपके साथ पोर्ट्रे कर रहे हैं, किस तरीके की आपको बातें कर रहे हैं, सामने वाले को क्या चाहिए, है ना, वो वही जाने। मतलब ये स्कैम, ये फेक ही है एक तरीके। ये स्कैम है, ये एक तरीके से बहुत बड़ा स्कैम भी कह सकते हैं। और अब तो पहले ऐसा था कि साउथ से ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, साउथ इंडस्ट्री से, वहाँ से आने लग गई। भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं आती थी, भोजपुरी इंडस्ट्री से भी आने लग गई। साउथ से काफी सुन रहे हैं हम लोग अभी भी आने काफी लगी। सुना है। इससे हाँ। पहले नहीं आती थी पर अभी आने लगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया हो, जो नहीं किया हो ना, लोग फेम पाने के लिए, बिग बॉस में जाने के लिए, है ना, इस तरीके की चीज़ें करने लग जाते हैं। किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर का नाम उछाल दिया, किसी भी डायरेक्टर का नाम उछाल दिया कि इन्होंने इस तरीके की बदतमीजी की थी। मैंने तो एक टाइम पे बीच में ये डिसाइड कर लिया था कि इंडस्ट्री क्विट कर देता हूँ, इंडस्ट्री क्विट कर देते। हाँ छोड़ देता हूँ कि भाई हम ऐसी फैमिली से नहीं आते। कल को अगर किसी ने नाम खराब कर दिया सही बात आपका, है। झूठाई, मैं तो ये बोलता हूँ कि आओ ऑफिस में मिलो, नहीं बाहर मिलना था तो मैं भाई बाहर कहीं रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, कहाँ मिलेंगे, तो घर के आसपास ही कहीं खड़े होकर बात कर लेंगे। तो ये हुआ कि घर बुला रहा है मेरे को। प्रिफर्ड करते हो आप पब्लिक एरिया में मिले? हाँ, या ऑफिस में मिले। ऑफिस में मिलो ना आप। तो ये होगा कि घर बुला रहा है मेरे को, नहीं सर ऑफिस में क्या ही बात करेंगे, तो कहाँ बात करोगे आप? आपने रेस्टोरेंट में बुलाया है ना, रेस्टोरेंट में क्या बात हुई, कुछ ऐसा प्रूफ तो है नहीं। अगर आप जाके बोल दोगे कि रेस्टोरेंट में मुझे बुलाया था वहाँ मीटिंग के लिए और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ की बातें कर रहा था, तो एलिगेशन लग जाएंगे। उसमें क्या हुआ, मेरा अगर थोड़ा बहुत नाम है तो तुम्हें फेम मिल गया, मैं तो गया, आपके 15 साल का करियर खत्म। तो ऐसी भी चीज़ें हुई हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, एक 4 या 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब जोड़ी वो कपल वाले जाने वाले बिग बॉस में जाने वाले थे। तो बिग बॉस के लिए चीज़ें हुई, तो उन्होंने बोला कि मीटू नया नया चला था, 4-5 साल पहले की, 5 साल पहले की बात है। उन्होंने बोला कि मैं आपका नाम ले दूं मीटू में, ऐसी रैंडमली उन्होंने पूछ लिया? हाँ। तो मैंने बोला पागल हो क्या, मेरा इतना बड़ा नाम नहीं है, और ले दोगे तुम्हारा तो करियर बन जाएगा, तुम तो चली जाओगे उसमें, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। वैसे ही इंडस्ट्री में रहने की वजह से वो हम जहाँ से आते हैं वहाँ लोग ये कहने लग जाते हैं मुंबई में रहता है, शादी कर ली होगी, ब्राह्मण फैमिली, है ना, ऐसी फैमिली से। बात ब्राह्मण की नहीं है, बात ये है कि आप बॉम्बे में रहते हो, अगर 10 साल आपने यहाँ दे दिए, 15 साल यहाँ दे दिए, तो आपने शादी कर ली है, बच्चे भी हो गए आपके, बच्चे के साथ आपने इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी, अरे शादी हो गई, बच्चे के साथ फोटो डाली है, 2 लड़कियों के साथ फोटो डाल दी, 2 लड़कियों को नया नया घुमा रहा है, एक गाँव में रखी है और एक शहर में रखा है, या गांव में। हाँ ये थॉट्स हैं वहाँ के। तो एलिगेंस कभी भी किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अफवाहें हैं कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, आप इंडस्ट्री में आओ तो सही एक बार, सब कुछ क्लीन है। आपने किया इतने सालों में जो भी काम किया, आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी के साथ? तो कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। इंडस्ट्री बहुत ही नीट एंड क्लीन है। मैं जिस प्रोड्यूसर के साथ काम करता हूँ, मैं 9 साल से वहाँ बैठा हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा बुरा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। फैमिली पर भी पड़ता है। फैमिली पे भी पड़ता है। मेरे छोटे भाई की शादी हो गई,
एक ही वो उसने तो मुंबई में कर लिए है ना, मुंबई में कर लिए, और एक छोड़ दो कर लिए। क्या बात कर हाँ। तो ऐसा होता है ना कि अगर किसी का एड शूट वाला टेलीविजन में बच्चों की कास्टिंग चल रही है, बच्चों के साथ सेल्फी डाल दी, अरे लड़की हुई है उसकी। अच्छा ऐसा ही इस तरीके के इफेक्ट पड़ते हैं। तो वहाँ के लोगों को नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या एक्टिंग होती है और क्या होता है। उनको ये बोलेंगे कि हम एक्टर्स को ढूंढ ढूंढ ला के एक्टिंग करवाते हैं। अच्छा एक्टिंग करवाते हो, अच्छा तो हमको भी बना दो। बहुत इजी लगता है कुछ कुछ लोगों हाँ। को ना, कर लेंगे कैमरा के easy सामने। नहीं है। यहाँ सरवाइव करना, यहाँ रहना, छत मिलना बहुत बड़ी बात होती है। कोई आपको अगर छत दे रहा है, पैसे लेके भी अगर सही जगह सोने के लिए दे दिया ना, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ददन जी, ख़त्म करने से पहले एक सवाल कि अभी जो एक्टर्स है वो आप तक कैसे रीच करे, और आप कौन कौन से प्रोडक्शन के लिए कास्टिंग कर रहे हैं और आप तक कैसे पहुंचे, और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शेयर करके जाएंगे। वैसे तो मैं जय प्रोडक्शन में इन हाउस हूँ, वहाँ कास्टिंग हेड हूँ। वैसे बाकी जो यहाँ रेगुलर बेसिस पे जो ऑफिस विजिट कर सकते हैं वो वहाँ आते हैं, मेरी टीम है प्रॉपर, वो अपने नंबर्स देते हैं कि आप ये नंबर ले लीजिए, उस पर आप अपनी प्रोफाइल दे दीजिए, जो मैंने बताया, ऑडिशन, आपके करंट लुक के पिक्चर्स और वो सारी चीज़ें। उसके अलावा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे भी आप पिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी बोल सकते हैं कि भाई। क्या आप मतलब हमारे ऑडियंस के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर या आपके असिस्टेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि उनको किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, ये हमने अपने वादा किया है अपनी पब्लिक के साथ। मैं आपको मेरा नंबर दे दूंगा, पर ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, मैं सबके कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता। आपके असिस्टेंट होंगे। हाँ, या उस पर जब आएगा तो आप मुझे बार बार रिमाइंडर कराएंगे, मैंने प्रोफाइल भेजी है, आप एक बार देख के बताओ। मैंने देख लिया होगा, डेफिनेटली हो सकता है आपको मैं ओके का मैसेज भी कर दूं, ना भी करूं तो भी मैंने आपकी प्रोफाइल देख ली है। हाँ, देख लिया तो माइंड में है, वो मैं अपनी टीम को उठा के दे दूंगा। मेरी टीम के पास ही मेरा फ़ोन होता है, पूरे दिन वर्किंग टाइम में उनके पास ही मेरा फ़ोन रहेगा, वही उसमें से निकाल के देखते रहते हैं, कॉन्टैक्ट्स इन ऑल, ऑडिशन इन ऑल। हम आपस में एक ग्रुप बना हुआ है, उसी में शेयर करते रहते हैं, ये लड़का भी अच्छा है, ये लड़की भी अच्छा है, ये बच्चा अच्छा है, ये मदर अच्छी है, ये फादर अच्छा है, इसको फॉलोअप कर लेते हैं। तो मेरा नंबर मैं आपको लिखवा दूंगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर दें, पर कॉल्स मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कॉल्स ना करें। एक बार आप नंबर बोल दीजिए कैमरास में अपना। 7045252259। अगेन आई एम रिपीटिंग 7045252259। ये व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है, पर कॉल करना इस पर एकदम वर्जित है। चलिए, एटलीस्ट वो कहीं गलत जगह पर अप्रोच नहीं करेंगे। तो और हमारे ऑडियंस के लिए भी अच्छी चीज़ हो गई कि जेन्युइन आप। एक एडवाइस है लास्ट में इन चीज़ों के लिए कि जितने भी एक्टर हैं जो बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, जो यहाँ पे और ऑडिशंस देते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ करना है लाइफ में, सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप की डीपी बदल लें। है ना, सीधी बात ये है कि व्हाट्सएप की डीपी बदल लें, वो अपनी पिक्चर्स लगाएं, किसी पेट का ना लगाए, हाँ, बहुत सारी गाड़ी का ना बच्चों लगाए को लेके जाती हैं तो उन्होंने अपनी फोटो लगा रखी है, तो मम्मियाँ अपनी डीपी बदल लें, बच्चे की फोटो लगा दें, क्योंकि वो बच्चों को प्रमोट कर रही हैं, अपने आप को नहीं, है ना। आप महादेव के भक्त हैं, मैं भी महादेव का भक्त हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। महादेव को वहाँ मत बेचो, आप अपने आप को बेचो वहाँ पे, तो वो अपनी फोटो लगा लो आप, ताकि उनकी लुक आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो चलो इंडिपेंडेंस डे है या कुछ वैसा है, सर्टेन टाइम के लिए अपन ओकेजन के लिए ठीक है, स्टोरी लगा दी, ठीक है, लेकिन डीपी आप अपनी ही रखो। गॉट इट। ठीक है, बायो में अपना आप जरूरी नहीं है, आपने इंट्रोडक्शन डाल दो अपना, वहाँ पे ऑडिशन लिंक डाल के रखो, करंट ऑडिशन अपने व्हाट्सएप के आज के टाइम में तो बिजनेस और बायो का वो पूरा डिटेल आ गया है, तो आप वहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन, आपकी एज, आपकी फोटो पूरा वो बना के, क्लास बना के वहाँ अटैच करके रखिए। नंबर जरूरी थोड़ी है, नंबर ऐसे सिर्फ खोला करंट लुक में देख लूंगा मैं आपके पास कितने लुक हैं, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे ही उन चीज़ों को प्रॉपर एकदम से ऐड कर लें, अपने ऑडिशंस लिंक, 5-6 अच्छे फ़ोटोज़, नेचुरल फ़ोटोज़ जो मोबाइल से खींचे हुए हों, बिना किसी भी तरीके के फ़िल्टर के कि आप ऐसे दिखते हैं, उसमें ऑडिशन लिंक आपका वो अटैच करके रखें,
वहाँ पे आपके व्हाट्सएप के उसमें दिख जाएगा, है ना। सो वो सबसे बेस्ट तरीका है। किसी भी तरीके का कोई भी पैसे दे के, किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके, कोई भी कार्ड बनवा के और किसी की भी बातों में आके कोई मतलब नहीं है। कास्टिंग नहीं होती है, नहीं होती है, मतलब नहीं होती। अगर होना होता तो हर कोई स्टार होता। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पर खत्म होता है। तो इस पॉडकास्ट को शेयर करना, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। द माया नगरी शो। हाँ, मतलब अगर आप चाहते हैं कि सही मैसेज अगर सही लोगों तक पहुंचे जो इतना स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं और सही जानकारी उनके तक नहीं पहुंच पाती है, तो इस वीडियो को एक प्रमोशन के तौर पे नहीं, एक इंसानियत के तौर पे, एक हेल्प के तौर पे आप इसको आगे भेज सकते हैं, जिससे किसी एक इंसान के साथ भी सही हो गया तो शायद वो होता है ना पुण्य कमाने वाली बात, दुआएं मिलेंगी, वो आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लाइक सब्सक्राइब करें, वो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को शेयर जरूर करें। तो द माया नगरी शो, थैंक यू सो मच धनंजय, थैंक यू सो मच।